सो हेलो एवरीवन, आज जो है हम केमिस्ट्री का क्वेश्चंस करने वाले हैं बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर 2022 का, जो कि सीईईटी के द्वारा कराया गया था। और इसके अंदर जो हम देखें तो टोटल जो है 50 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस थे और इसमें से जो है टोटल आपको केवल 40 क्वेश्चंस ही करने थे। और यहाँ पे जो है इस साल से 10 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहा है। आगे आप देखोगे कि पैराग्राफ दिया रहता है और उस पैराग्राफ से 10 क्वेश्चंस रहता है, तो आगे आप देखोगे कि 10 क्वेश्चंस यहाँ से भी करना होता है। यानी टोटल जो 50 क्वेश्चंस में से केवल आपको 40 क्वेश्चंस ही करना है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए सबस्टांस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर सेम अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। तो बोल रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉलिड। बोल रहा है कि किसी सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं। सो गाइस ये जो है एनसीईआरटी का वो जो लाइन उठा के डाल दिया गया है, एनसीईआरटी में भी आप देखोगे डायरेक्ट दिया हुआ है कि ऐसे सॉलिड जिनके अंदर जो है डायरेक्शनल जो है वो हर जगह एक सेम होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। बाकी के अंदर भी देखोगे जैसे क्या होता है कोवैलेंट, तो कोवैलेंट में भी आप देखोगे जो बॉन्ड बनता है वो किसी ना किसी ऑर्बिटल्स के बीच में, जैसे पीएक्स बोलते हैं, यानी कोई एक डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, तो डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल जो होते हैं इसके अंदर क्रिस्टल बनते हैं, तो क्रिस्टल भी जो है एक किसी ना किसी खास डायरेक्शन के अंदर ही जो है अरेंज होते हैं, एक खास डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। और ट्रू सॉलिड तो हम बोलते हैं ये वैसे सॉलिड को जो कि डायरेक्शनल होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्या हो गया, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस के अंदर कोई जो डायरेक्शनल नहीं होता है, जैसे चाहे वैसे वो जो है वो जुड़ सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा जैसे प्लास्टिक, अब देखोगे प्लास्टिक ग्लासेज हो जाएंगे, तो ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एमॉर्फस सॉलिड के। तो फर्स्ट का जो है थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ये भी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि AgBr सॉलिड जो होता है उसके अंदर जो क्रिस्टल होते हैं वो कौन से डिफेक्ट शो करते हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पे सोटके डिफेक्ट्स ओनली, फ्रैंकल डिफेक्ट्स ओनली, सोटके एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड सोटके एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसका जो फोर्थ हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, तो आप भी जो है अगर प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट आंसर याद होगा इसका। तो फोर्थ चॉइस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे पांच स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। अब देखो यहाँ पे पहला है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन के डिक्रीज करने पे। हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है लीटर में, तो वॉल्यूम लिख सकते हैं हम। यानी हम बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन को कम करने पे, कंसंट्रेशन हम कम कर रहे हैं तो आपका मोलर कंडक्टिविटी, याद रखना यहाँ पे मोलर है, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना मोलर, क्योंकि इसी से जो है आप गलत करोगे आगे एक और जो है आपको मिलेगा बेस्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी, तो जैसे ही मोलर हम बोल रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं हम क्या चीज़ को, कंसंट्रेशन को। यानी कि कंसंट्रेशन कब डिक्रीज होगा, जब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। अब आप बोलोगे कि मोल को क्यों नहीं, मोल को भी तो बोल सकते हैं कि मोल कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे कि मोलर साफ बोला हुआ है पहले से, यानी एक मोल पहले से कंफर्म जो है वो फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट रहेगा, यानी मोल यहाँ पे हम कांस्टेंट कर दिए। तो अब ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V वॉल्यूम के। यानी हम कंसंट्रेशन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन को हम कम कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली हम कैसे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। तो वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, यानी पहले वॉल्यूम इतना था मान लो, अब क्या किए हम वॉल्यूम को इतना कर दिए, बढ़ा दिए। ठीक है, पहले से वॉल्यूम पहले इतना था, वॉल्यूम बढ़ा दिए। और मोल पहले भी 1 था और अभी भी 1 है, क्योंकि मोलर बोल रहा है फिक्स यहाँ पे। तो पहले भी 1 मोल जो मॉलिक्यूल से वो जो है चार्ज को कैरी कर रहे थे, और अभी भी जो है 1 मोल मॉलिक्यूल जो है वही चार्ज को आपको कैरी कर रहे हैं। तो अब बताओ कि कौन अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखो कि भीड़ जो है ज़्यादा है, यानी जगह कम है और लोग उतने ही हैं। यानी मान के चलो कि अगर 10 व्यक्ति है, कोई सामान यहाँ से यहाँ के लेके जा रहे हैं, 10 व्यक्ति यहाँ भी हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा है, तो भीड़ ज़्यादा में जो है इफिशियंसी उनका कम हो जाएगा सामान को ले जाने का। लेकिन यहाँ पर देखो कि वॉल्यूम बढ़ा दी, यानी जगह बढ़ा दी है, लेकिन लोग अभी भी उतना ही हैं। मोल यहाँ भी 1 मोल था तो यहाँ भी 1 मोल ही है। तो यहाँ पे इफिशियंसी क्या हो गया, चार्ज कैरिंग का बढ़ गया, यानी कि कंडक्टिविटी आपका क्या हो जाएगा, ऐसे केस में कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये तो सही बोल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जा रहा था, कंडक्टिविटी आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है। आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी जो है आगे यही सेम चीज़ जो है गलत भी होगा आप में से। देखो अब नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोलरॉच लॉ। तो ये जो है ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो है कोलरॉच लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए जो है हम यूज करते हैं। तो ये जो है आपका बी जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सी है यहाँ पे, द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज साइमन मीटर स्क्वायर मोल पर मोल।
तो देख लेते हैं कि सही है या गलत ही। तो सबसे पहले जो हम इसको इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1000/c। अब के क्या हो जाएगा साइमन पर मीटर, और यहाँ पे जो है कंडक्टिविटी, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये है कंसंट्रेशन क्या होता है मोल, ठीक है। और वॉल्यूम जो लीटर में लिखते हैं, या फिर हम इसको मीटर क्यूब लिख सकते हैं, 1 लीटर को मीटर क्यूब में लिख सकते हैं। तो मीटर क्यूब जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, साइमन और मीटर क्यूब से यहाँ पे ये करके क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और पर मोल जो नीचे था ऊपर जाकर पर मोल हो जाएगा। तो ये जो है क्या है आपका साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पे देखोगे यही चीज़ है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है फर्स्ट जो सी ऑप्शन जो है वो राइट है, SI यूनिट जो है सही है मोलर कंडक्टिविटी का है। नेक्स्ट है डी, कार्बन ब्लैक एंड ग्रेफाइट आर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग। तो ये तो आप सभी को पता होगा, आप लोग जो है क्लास 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हो कि ग्रेफाइट जो है कंडक्टिव होता है, और कार्बन ब्लैक तो जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है कंडक्टिंग होते हैं। तो ये जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब देखो दोनों के अंदर देखना सेम, दोनों देखो, केवल यहाँ पे क्या किया है मोलर ऐड कर दिया था, सेम स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे भी डिक्रीजेज हुआ है कि सोल्यूशन डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी डिक्रीज, और यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज, और दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है आप देखना ध्यान से। यहाँ पे केवल क्या बोल दिया, यहाँ पे मोलर बोल दिया था, और यहाँ पे मोलर नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मोलर हटा देंगे तो आपका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ रहा था। तो कैसे, यही चीज़ भी आप देखो, पहले हम क्या देखे थे कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कंसंट्रेशन को, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम कर रहा है। तो कंसंट्रेशन कम कर रहा है यानी कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम, हम यही लिखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन कम कर रहा है, और यहाँ पे बताया नहीं है हमको, मोलर नहीं बोला है, मोलर नहीं बोला यानी कि मोल फिक्स नहीं है। तो जब भी मोल फिक्स नहीं होता है तो हम जो है क्या करते हैं वॉल्यूम को फिक्स ले लेते हैं। जब कुछ भी नहीं बोला होता है कहीं पे भी, कभी भी सॉल्यूशन को कम या बेसी करने का, तो वहाँ पे वॉल्यूम अपने आप जो है फिक्स ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी जो है देखो, हम कभी भी रिएक्शन कराते हैं लैब के अंदर तो वेसल चेंज नहीं करते हैं, वेसल जनरली जो है सेम रखते हैं। कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, या तो उसको डाइल्यूट कर देते हैं, या फिर कुछ मोल निकाल लेते हैं, या फिर मोल मिला देते हैं कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए। आपका जो पहले जो वेसल था, वेसल वही रहता है हमेशा, जब तक बोला ना जाए तब तक आपको वेसल चेंज नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम वॉल्यूम को जो है यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे। तो आपको बोलने क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली आपका मोल कम हो रहा है। मोल कम होने का मतलब नंबर ऑफ पीपल्स। अब देखो एग्जांपल देते हैं, वही पीपल्स जो आदमी से, मान लो पहले 10 आदमी थे, तो 10 चार्ज को यहाँ से यहाँ कैरी कर रहे थे, अभी भी वॉल्यूम तो उतना ही है। तो अब क्या किया, हम मोल कम कर दिए, यानी मान लो पहले 10 आदमी थे, अब क्या कर दिए हम 8 आदमी कर दिए। तो जो चार्ज पहले कैरी हो रहा था, 10 चार्ज कैरी हो रहा था, तो इफिशिएंसी जो था वो कंडक्टिविटी 10 हो रहा था, अब क्या हो रहा है 8 हो रहा है। तो पहले से क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो है मोल ही हम कम कर दिए, जो चार्ज कैरी करने वाले थे वही कम हो गए। तो चार्ज कैरी जो है अब कम होगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा आपका, कम हो गया। तो इसलिए ये भी जो स्टेटमेंट सही है कि जब हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो आपका जो है कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे देखो कि हम सोल्यूशन में जो है कंडक्टिविटी आपका कम हो जाएगा जब हम कंसंट्रेशन को कम करेंगे, लेकिन मोल फिक्स कर देंगे, यानी लोगों जो हैं लोगों को ही हम फिक्स कर देंगे। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे मोल ही फिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता था वहाँ पे, यानी लोग उतने ही थे, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब जगह मिल गया और अच्छे से जो है वो कैरी कर पाएंगे। तो आई होप कि इन दोनों को जो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट में आप कन्फ्यूज नहीं होगे, और ये स्टेटमेंट को अच्छे से आप भी समझना, हो सकता है आगे भी जो है रिपीट हो जाए। तो ये जो है यहाँ पे कौन कौन से आपके स्टेटमेंट सही हुए थे। फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, बी जो है यहाँ पे गलत था, सी सही था, डी सही था और ई सही था। तो यानी ए सी डी ई कौन सा है, सेकंड वन। तो सेकंड जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है राइट आंसर हो गया। आई होप कि इन दोनों स्टेटमेंट में आपको जो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 4। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1.08 ग्राम ऑफ Ag प्लस टू Ag। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, Ag प्लस, ठीक है, से Ag बनाना है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, एक एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब बोल रहा है मेरे से क्या कि 1.08 ग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको कि कितना मोल Ag प्लस है मेरे पास। अब क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना 1 फैराड इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल चार्ज के, पर मोल के टर्म्स में दिया हुआ है, इसलिए हम मोल यहाँ भी इसको जो मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे ज़्यादा किए होंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, Ag का जो है मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 108 के अप्रॉक्स होता है, 108 ग्राम मान लो, क्योंकि यहाँ पे जो है डायरेक्टली 108 दिया हुआ है। तो मोल कितना हो जाएगा Ag प्लस का, 1.08 अपन मोलिकुलर वेट 108, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -10 × 10 के पावर -2 भी लिख सकते हैं मोल, ठीक है।
इतना हो गया। अब बोल रहा है कि चार्ज आपसे पूछ रहा है कितना चार्ज लगेगा, ठीक है। तो अब देखो इतना मेरे पास मोल है, इतना मोल, और एक एटम के लिए आपको पता है इतने 10⁻⁻² मोल है, और एक मोल के लिए कितना आपको चार्ज चाहिए 96500। तो इतने के लिए कितना चाहिए, तो डायरेक्ट इससे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻² इंटू 96500 कूलम, ठीक है। और पर मोल यहाँ पे दिया हुआ था और यहाँ पे मोल था, तो पर मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है आपको कूलम में आंसर आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 10⁻² यानी 100, -2 है तो नीचे जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 से इसको कट कर देंगे तो 965 कूलम, यानी इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 965 कूलम। आई होप कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा जो है आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द E naught cell for a cell is 1.05 वोल्ट, अ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज। इस रिएक्शन के लिए आपको जो है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी जो है आपको कैसे निकालते हैं, -NF E naught, ठीक है, NF E naught हम बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे चार्ज कितने का चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो N यहाँ पे देखोगे निकल, और कितने के चार्ज का ट्रांसफर Ni से कितने कन्वर्ट हो रहा है Ni+2 में, यानी जो है टोटल कितने चार्ज का हो रहा है ट्रांसपोर्ट 2 का, तो N का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2। तो फार्मूला में डायरेक्टली पुट कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू F का वैल्यू दिया हुआ है 96500, और E कितना दिया हुआ है 1.05, यही है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 965, और इसको हम जो है अप्रोक्स कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर आप देखोगे बहुत दूर दूर तक है, यानी कि 100 है तो सीधे 200 है या 600 है या 900 है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा अप्रोक्स भी करोगे तो लगभग जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप अप्रोक्स ही कर लीजिए, ताकि टाइम जो है एग्जाम में नहीं जो बहुत ज़्यादा लग जाता है। 965 इंटू 0 100 को बोल दो, और यहाँ पे 1 था तो 1 से कोई मतलब है नहीं, और जो है ये जूल में आएगा, तो इसको ऑप्शन आपके किलो में है, तो किलो के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे क्या है 2 इंटू 965/10, यही है ना। अब इसको भी हम और अप्रोक्स करें तो कितना हो जाएगा 1000 ले लेते हैं, 2 इंटू 1000/10 यानी 100, टोटल कितना हो जाएगा 200। तो आपके जो है अप्रोक्स जो है 200 के आसपास आ रहा है, और मैं ये सबको अप्रोक्स क्यों करते जा रहा था, आप जब सॉल्व करोगे तो आपके रिजल्ट एकदम एग्जैक्ट आएंगे। मैं अप्रोक्स इसलिए कर रहा था क्योंकि अब देखो आंसर जब आपके दूर दूर होते हैं ना, जैसे 100 है 200 है लगभग, फिर 200 के बाद 600 है 900 है, तो अप्रोक्स जो है यहाँ पे आप कर सकते हो। जब थोड़ा थोड़ा आंसर के अंदर जो है ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर है, तो आप अप्रोक्स करके जो है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आया मेरा 200 किलो जूल। अब देखोगे कि 200 के आसपास कौन सा है, तो देखो 202 एकदम पास में है, तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। आप जो है इसको कैलकुलेट करिएगा, आप कैलकुलेट जब करेंगे ना यहाँ पे 2 इंटू 96500 इंटू 1.05 अपॉन 1000, तो ये जो है आपका किलो जूल में एग्जैक्ट इतना ही आएगा 202.650 एग्जैक्ट इतना आएगा। लेकिन मैं जो है क्या किया हूँ अप्रोक्स कर दिया हूँ, तो जो है 200 के पास मेरा आ रहा था। और देखोगे 200 के आसपास कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही 202 है, तो इसलिए जो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अप्रोक्स करके भी जो आप भी कोशिश करिएगा एग्जाम में सॉल्व करने का, ताकि आपका टाइम जो है बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको बताना होगा, क्योंकि आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो ये क्वेश्चन आप लोग किए होंगे अलग अलग एग्जाम्स में प्रैक्टिस करते समय। तो एक्चुअली करता क्या है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। ये NCERT के अंदर भी है, नीट JEE हर एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वन, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरिएशन इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर अ रिएक्शन A to B इज गिवन एज। अब ये जो है ग्राफ देखते हैं, आपको पता चल गया होगा कि ग्राफ कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, क्योंकि जो है पावर जीरो पे जो है आपका रेट जो है डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है आपका कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है ये, ठीक है। अब ये ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। आप लोग जो है जब पढ़े होंगे काइनेटिक्स, तो उसके अंदर जो है ये ग्राफ देखते ही आपको याद आ जाता होगा इस तरह की जो है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट आपका क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो लिख लेते हैं। क्या होता है A इज इक्वल टू A0 माइनस K इंटू T, यही होता है, ठीक है। इक्वेशन आपका इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन को जो है हम लीनियर इक्वेशन एक्चुअली जो आप ग्राफ देख रहे हो, तो इसको हम फॉर्मूला पर पुट करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। एक लाइन का जो इक्वेशन होता है इसको लिख लेते हैं, लीनियर लाइन का जो इक्वेशन है। अब इसको पुट करते हैं तो y ये हो गया, y इक्वल टू, अब देखोगे यहाँ पे c, ये जो है A0 जो है यहाँ पे c को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस
के टी क्या है एम एक्स, तो टी ये जो है आपका टी लाइन था, यानी एक्स लाइन को कौन सा शो कर रहा है यहाँ पे टी हम बोल दिए, ठीक है। और एम की जगह पे क्या है माइनस के टी, ठीक है, प्लस एम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम बोलते हैं, तो क्या हो गया के टी, एम का वैल्यू क्या कितना हो गया माइनस के, यानी स्लोप जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है माइनस के, और माइनस के जो यहाँ पे क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जो है यहाँ पे एम हो गया माइनस के, यहाँ पे स्लोप जो है आप क्या शो कर रहा है यहाँ पे कंडक्ट रेट कांस्टेंट को, क्योंकि ये के जो है आपका रेट कांस्टेंट है, तो ये और एम का वैल्यू यही है, एम बोलते हैं इसको, हम स्लोप बोलते हैं इसको। तो पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, तो रेट कांस्टेंट क्या है आपका माइनस ऑफ स्लोप, क्योंकि ये क्या है स्लोप ही है ना, तो एम क्या है स्लोप है माइनस ऑफ स्लोप, तो यहाँ पे क्या हो गया रेट कांस्टेंट क्या हो गया माइनस ऑफ स्लोप, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसलिए जो है आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ए टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 40 मिनट। बोल रहा है कि टाइम जो लगता है किसी रिएक्शन में वो डिकम्पोज ए को हाफ करने में कितना 40 मिनट लगता है। इफ़ द डिकम्पोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे बता भी दिया आपको कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का आपका रिएक्शन है। तो बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, रेट कांस्टेंट सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है, आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। आपको क्या होता है डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताए थे, आप टी हाफ पढ़े होंगे, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप सभी को याद होगा ये। अब मेरे से बोल रहा है ये इसका वैल्यू पूछ रहा है रेट कांस्टेंट का, तो क्या करेंगे हम सीधे एक्सचेंज कर देंगे 93, अब यहाँ इसको भेज देंगे और टी हाफ को नीचे भेज देंगे, टी हाफ सॉल्व कर देते हैं, अपन टी हाफ कितना दिया हुआ है 40 मिनट। अब 40 मिनट को हम क्या करेंगे सेकंड में ऑप्शन से आपके, तो हम इसको क्या करेंगे पहले 40 × 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0.693 अपॉन टी हाफ कितना आया था 40 × 60, यही आया था, ठीक है। अब इसको हम जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे 693 अपॉन यहाँ से जो पावर हटा देते हैं 3 हो जाएगा नीचे 0, और ये जो जाएगा 4 × 6 × 10⁻², यानी टोटल कितना हो गया 10⁻⁻5, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो 10⁻³ था और नीचे से 2 जीरो पर जाएगा 10⁻5। अब मेरे पास लास्टली क्या आया 693 अपॉन 4 × 6 × 10⁻⁻5, पावर में पहले हम कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि पावर से ही इन सारी क्वेश्चंस को जो है ज़्यादातर सॉल्व किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, 3 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 3 1 231, अब बटा में 8, 231/8 × 10⁻⁻5, यही है। अब ऑप्शन देखोगे 10⁻⁻4 और 10⁻, केवल -2 के अंदर है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 16 2, ठीक है। और यहाँ से क्या है 10⁻⁻5 है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 23.1 × 10⁻⁻4 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्यों कर लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है पावर 2 ही पावर में आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर्स दिए हुए हैं 10⁻4 में और 10⁻2 में। तो आसानी के लिए क्या करेंगे हम, एक जो है यहाँ पे क्या करेंगे, और एक जो है यहाँ पे पॉइंट मेरा यहाँ पे था, इसको हम इधर ला दिए तो 10⁻4 हो गया। पावर मेरे पास 10⁻4 वाले ऑप्शंस जो है हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 वाला जो मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 वाला जो यही है आंसर 2.88, तो डायरेक्टली जो है इसका हम जो सॉल्व करके राइट आंसर बता देंगे कि 2 हो जाएगा। आप जो पूरा सॉल्व करोगे तो आपका भी जो यही आएगा 2.887 × 10⁻⁻4। तो एग्जाम में जो इस तरह के जो है ऑप्शंस और जो आपको मिलते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर जल्दी आप टाइम बचा सकते हो। वैसे आप चाहो तो पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 231/8 × 10⁻⁻5। जब आप सॉल्व करोगे ना तो सेम आंसर आएगा, वहाँ पे 28.87 आएगा, ठीक है 28 आएगा यहाँ पे 28.87 × 10⁻⁻5। और ऑप्शंस में आप देखोगे कि 10⁻⁻5 वाला कोई है ही नहीं, 10⁻⁻4 वाला है। तो 4 के लिए क्या करोगे, 10⁻⁻4 के लिए यहाँ पे क्या करोगे, तो 10 से और जो है यहाँ पे वो कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2.8 या × 8.7 हो जाएगा, ठीक है 2.887 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। अब बोल रहा है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो है यूनिट बताना है आपको। अब सेकंड ऑर्डर और ऑर्डर का क्या होता है यूनिट, रेट क्या होता है के × A का स्क्वायर, यही है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर रेट क्या होता है dA/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है, इक्वल टू K
ए का स्क्वायर, यही हो गया ना। अब पूछ क्या रहा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इसका जो है यूनिट पूछ रहा है। तब क्या करोगे, इसके लिए इसको इधर कर दोगे डी ए अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के। अब इसका कंसंट्रेशन लिखोगे अपन नीचे आते, देखो ये डी ए, अब यहाँ पर डी से कोई मतलब है नहीं क्योंकि यहाँ पे केवल मेरे को यूनिट लिखना है। तो ए से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ए के पावर -1, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लो 1 अपॉन टाइम का क्या हो गया सेकेंड, ठीक है, इनटू यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन लिखना है भी है तो क्या लिखोगे मोल और पर यूनिट पर मीटर क्यूब, ठीक है, या फिर लीटर लिख लो। लीटर में लिखना हो तो हम लीटर में, क्योंकि ऑप्शंस आपके लीटर में दिया हुआ है तो लीटर में हम लिख लेते हैं, तो लीटर हो गया। अब नीचे ए यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर दिया हुआ है। ए स्क्वायर कहने का मतलब मोल अपॉन लीटर का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा आपका मोल अपॉन लीटर, ये वाला हम लिख लेते हैं, ठीक है, सिंपल वे में मैं करते जाता हूँ। मोल अपॉन लीटर हो गया इनटू सेकेंड, और यहाँ वाला मोल क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर हो जाएगा, और लीटर जो है ऊपर जाएगा तो लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। लीटर स्क्वायर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, केवल लीटर, और यहाँ मोल से मोल स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा, एक केवल मोल बचा। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, मोल -1, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 में पावर हो जाएगा। लीटर जो है लीटर में ही रहेगा 1 होगा, और सेकेंड टाइम जो है सेकेंड भी ऊपर जाएगा तो -1 में, तो मोल पर मोल लीटर। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, मोल के पावर 1 एल और एस के -1, तो सेकेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सेकंड जो है इसका राइट आंसर है, 9th का सेकंड हो जाएगा। आप भी देख लो, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे जो है मोल, यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके कर सकते हो। मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे कट कर सकता था, यहाँ पे डायरेक्ट कट कर देते तो मोल पर लीटर आ जाता डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, और इसको जो ऊपर हम भेज देते, टाइम को भी ऊपर भेज देते। फिर भी मैं जो है एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखा दिया हूँ आपको, यहाँ पर राइट आंसर किस तरह से आपका ये आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है When AgNO3 solution is added to Ki solution, the salt formed is, बोल रहा है कि जो सॉल्व बनेगा AgNO3 सॉल्यूशन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी का अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो डायरेक्टली बिना देखे हुए भी बता सकते हो कि किस तरह का जो है सॉल्व बनता है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब AgNO3 हम देख लेते हैं पहले, AgNO3 को हम Ki से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा AgI, ठीक है, AgI बनेगा, सॉरी यहाँ पे देखो AgI बन जाएगा। और सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 अभी भी बहुत सारे रहते हैं, कि यहाँ पे देखो सॉल्यूशन ऐड किया गया है, उसमें ऐड किया गया है, तो सॉल्यूशन के अंदर अभी भी बहुत सारे जो AgNO3 होते हैं, ये क्या होते हैं Ag + NO3 माइनस के अंदर टूटे होते हैं। तो क्या होता है कि AgI जो होता है ना, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है कि A+ जो है Ag+ जो है यहाँ पे अटैक कर देता है, और आप देखोगे कि इसके ऊपर जो है Ag+ इस तरह से जो है दिखने लगते हैं, बहुत सारे Ag+, यानी अंदर तो AgI है और ऊपर से जो है Ag+ जो है इसके साथ जुड़े, इस तरह से जुड़े दिखते हैं, और इसीलिए इसको जो हम लिखते भी हैं इस तरह से लिखते हैं AgI/Ag+। इस तरह से भी कई जगहों पे जो है डोनेट किया, जो है इसको जो है हम मतलब डिनोट करते हैं। तो ये किस तरह का सोल देखने में लग रहा है, पॉजिटिवली सोल, क्योंकि इसके साथ Ag+ का जो है प्लस चार्ज ऊपर से दिख रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी के अंदर सारे क्वेश्चन अभी भी देखोगे, ये जो था ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो आपको कांस्टेंट का पूछ रहा था कि यूनिट, ये भी एनसीईआरटी है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक पिछले जितने भी क्वेश्चन देखे सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे देखोगे ये भी एनसीईआरटी बेस्ड एकदम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अमॉन्ग द गिवन आयन विच वन हैज द हाइएस्ट फ्लोकुलेटिंग पावर टू द कोगुलेशन ऑफ ए पॉजिटिव सॉल। बोल रहा है कि पॉजिटिव सॉल को कोगुलेट करने के लिए जो है कौन सा इसमें से जो है, आप देखो ये इस तरह का क्वेश्चन आप ये हो गए कि कभी भी जो है हमें फ्लोकुलेट करने के लिए, यानी जो है इसको फ्लोकुलेटिंग के लिए क्या करते हैं, हम ओपोजिट साइन को लेते हैं, जिसको हमें वो कर मतलब फ्लोकुलेट करना होता है, कोगुलेशन करना होता है, उसके ओपोजिट हम पावर वाला लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि पॉजिटिव सॉल को जो है कोगुलेशन करना है हमें, तो यानी पॉजिटिव को कौन कोगुलेशन करेगा, निगेटिव वाला। तो हम पहले नंबर तो जो है ऑप्शन जब भी हम चेक करते हैं इसमें, तो ऑप्शन में से जो है उल्टा वाले को काट लेते हैं। जैसे हमको निगेटिव चाहिए तो प्लस से कोई मतलब है नहीं, तो प्लस से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, Al+3 से कोई मतलब है नहीं, हमको निगेटिव चार्ज देखना है, क्योंकि पॉजिटिव को हमें जो है कोगुलेशन करना है। तो इन तीनों में से ही कोई करेगा। अब याद रखना कि फ्लोकुलेटिंग पावर जो होता है ना, पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जिसपे जितना ही चार्ज ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा करेगा। तो इन तीनों में से देखो, इस पे -2 चार्ज है, इस पे -4 है, -1 है, तो कौन सबसे ज़्यादा करेगा, थर्ड वन।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। डायरेक्टली यहाँ पे चार्ज देखना होता है और ये देखना होता है कि किसको करना है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को करना था तो निगेटिव वाला देखेंगे, और निगेटिव चार्ज को करना होता है यानी निगेटिव सोल को हमको कोगुलेशन करना होता है तो उल्टा देखेंगे, पॉजिटिव वाले को देखेंगे। बस यही देखना होता है आपको यहाँ पे जब भी देखना है, पावर देखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हम मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 मैच करना है आपको। तो यहाँ पे क्या है कि जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, और इधर ये जो है आपके ओर से दिए हुए हैं, बॉक्साइट, हेमेटाइट, पैलेचाइट एंड कैलेमाइन। तो आप देखोगे कि जिंक आपको पता होगा एनसीईआरटी में, देखो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन से पढ़ना। अब यहाँ पे देखोगे जिंक दिया हुआ है, तो जिंक का क्या होता है, तो कैलेमाइन होता है। कॉपर का क्या होता है, तो मैलेचाइट होता है। आयरन का क्या होता है, हेमेटाइट हो जाएगा। और एल्यूमिनियम का क्या हो गया, बॉक्साइट होता है। आप सभी को जो है मुझे लगता है कि ये याद होगा। तो आप जो है बहुत ही आसानी से देखोगे कि यहाँ पे केवल और आपको याद था एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप जो है बहुत ही आसानी से जो इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं। तो कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हो गया जिंक का हो गया, कैलेमाइन हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ, एक ही ऑप्शन केवल दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 13। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, यानी नाइट्रोजन फैमिली में पूछ रहा है। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर बोल रहा है कि जो है आपको ग्रुप के बारे में बताना है, कि आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के मतलब होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उनको ही हमें जो है तोड़ना होता है, तभी तो बॉयल होंगे। दोनों हटेंगे मतलब वो एक दूसरे से हट के जाने लगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स को जो हमें कमजोर वहाँ पे तोड़ना होता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन किसका जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। एक्चुअली जो आपको अरेंज करना है, तो हमको बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स, दो एटम्स के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में IMF यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ही कम होगा, उनका बॉइलिंग कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से वो जो है बॉयल हो जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट भी उनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिनके बीच में जितना ही IMF ज़्यादा होगा, यानी बॉन्ड से बॉन्ड के बीच में जितना ही उनके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतना ही वो क्या होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको तोड़ने में हमें और भी ज़्यादा जो है एनर्जी देना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा देखो, नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है। तो IMF ध्यान रख रहा है, IMF जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, वो सबसे देखो, सबसे पहले तो आप देखोगे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन जो है हाई EN की वजह से क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा बॉन्ड कौन सा बनता है, हर एटम के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। वैन डर वाल्स आप सभी लोग पढ़े होंगे, वैन डर वाल्स जो फोर्स होता है वो बनता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे। जितना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना ही उसके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स होता है। तो हम नाइट्रोजन के अंदर देखें NPK जो होता है ना, सॉरी नाइट्रोजन फॉस्फोरस SB एंड B स्मूथ, ठीक है। इनके बीच में देखोगे तो डाउन इधर जाओगे तो वेट क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, इधर से इधर तो बढ़ना चाहिए, इस हिसाब से बढ़ रहा है वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से। लेकिन एक और आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इससे ज़्यादा होता है, और ये केवल एक एटम के अंदर मिलेगा, नाइट्रोजन के अंदर। यानी बाकी तो सही था, बाकी ऐसे ही जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन थोड़ा सा जो है नॉर्मल से यहाँ पे एक्सेप्शन अब शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे है मान लो NH3 था, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से जो है यहाँ पे H जो है क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस बॉन्ड की वजह से जो है एक पहला नंबर तो यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है, इसके वजह से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और एक और बॉन्ड आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के अंदर इनके अंदर केवल कौन सा बॉन्ड था, वैन डर वाल्स बॉन्ड था, लेकिन इसके अंदर वैन डर वाल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड एक एक्स्ट्रा और बॉन्ड आ गया जो कि इनको जोड़ के रख रहा है। तो जोड़ के जितना ही ज़्यादा रखेगा तो मुझे उसको जो है तोड़ने में, यानी बॉइलिंग पॉइंट में बॉयल करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है एक्चुअली में जो है सबसे कम होना चाहिए था, क्योंकि नीचे हम जा रहे हैं, इससे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो इसका सबसे कम होना चाहिए था। लेकिन ये क्या होता है, फॉस्फोरस और ये आर्सेनिक है, इन दोनों से भी जो है स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ पर आ जाता है। तो आप इसको याद ही रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन याद करने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस PH3, फिर ASH3, फिर नाइट्रोजन NH3, फिर SbH3, और फिर जो हो जाएगा B स्मूथ H3 BiH3। तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये जो है अब नेक्स्ट न्यू जो है आपका जो पैटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि फॉस्फोरस पहले आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉस्फोरस, फिर AS है आर्सेनिक,
तो यहाँ पे देखो फॉस्फोरस वाला दो ही है, फॉस्फोरस आर्सेनिक, फिर इसके बाद नाइट्रोजन है। यहाँ पे बोल रहा था एस बी नहीं होकर नाइट्रोजन होगा। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा था मेरा, नाइट्रोजन, फिर एस बी आ रहा था, तो थर्ड वाला, तो थर्ड ही जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको जो समझ में आ गया होगा कि हाइड्राइड्स को हम कैसे देखते हैं, कि हाइड्राइड्स जो था यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली का, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपको ध्यान में आना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी जो है एनसीईआरटी के अंदर जो है ये सब दिया हुआ स्ट्रक्चर। मैं बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी, तो आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो IF5, मैं ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मुझे लगता है करने की जरूरत नहीं है। IF5 जो होता है क्या होता है, देखो IF5 क्या होता है, इस तरह से जो है बनाता है IF ऑफ F, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और एक ऊपर से आगे जुड़ जाता है, ठीक है। IF5 क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है और एक ये पिरामिड की तरह से दिख रहा है ना ऊपर से, तो स्क्वायर पिरामिडल। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड वन, तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं BRF3 किस तरह से बनता है, तो देखो BR और F और दो यहाँ पे लोन पेयर इसके बच जाते हैं, दो यहाँ पे जो है लोन पेयर बच जाते हैं, तो BRF था, तो BRF3 यहाँ पे अब किस तरह से ये दिख रहा है, तो बेंट टी साइड का एक्चुअली होता है इस तरह से थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, बेंट टी साइड, तो इसका बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ वन हो जाएगा। नेक्स्ट है XeO3, ये बहुत ही फेमस है, आप देखे होंगे एक्स जीनोन वाले जितने भी हैं, XeO3 XeO4 जो ये सब थे, ये सब आपको जब देखोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लास्ट इवन कवर पेज पर भी दिया हुआ है। इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो ये किस तरह का दिख रहा है आपको, पिरामिड की तरह दिख रहा है ना, पिरामिडल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल या फिर ट्राइंगुलर पिरामिडल भी बोलते हैं, क्योंकि तीन है तो ट्राइंगुलर पिरामिडल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जो है ट्राइंगुलर पिरामिडल नहीं, केवल पिरामिडल दिया हुआ है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, तो थर्ड का फर्स्ट, आपको डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा, सेकंड वन वाला। फिर भी हम PCl5 का भी बना देते हैं। PCl5 देखो यहाँ पे किस तरह से बनता है, ये भी फेमस है बहुत, एग्जाम आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे बहुत ही फेमस है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस तरह का बनता है आपको, ठीक है, पिरामिडल, और ये दो, एक ऊपर आ जाता है और एक नीचे आ जाता है। तो ये किस तरह से होता है, ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल हो गया, बाई पिरामिडल, दो एक ऊपर एक नीचे, यानी बाई पिरामिडल, तो पिरामिड की तरह, तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ये जो था स्क्वायर पिरामिडल था, और ये हो गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, दोनों ऊपर नीचे। तो इसका भी देखो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, यानी डी का सेकंड। आई होप कि ये जो है आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया होगा और स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी के बार बार जो है अच्छे से आप जो है फॉर्मूला से लेकर स्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ याद कर लीजिएगा केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+ इज 3d9 वेयर एज डेट ऑफ Cu+ इज 3d10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे, बोलेंगे कि 3d9, देखो 3d9 और एक है 3d10, तो बोलोगे कि फुल फील्ड जो है 3D आपको पता होगा, फुल फील्ड हाफ फील्ड हम जो बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ये फुल फील्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये गलती करोगे। क्यों, ऑप्शंस पढ़ो यहाँ पे, Cu+2 एक्वस इज मोर स्टेबल बोल रहा है, Cu+2 एक्वस। अब यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक एक्वस, सबके अंदर देखना ध्यान से, एक्वस ऐड किया हुआ है। एक्वस जैसे ऐड करेंगे ना तो तब सीनरियो चेंज हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, जो जितना ही अनस्टेबल होता है उतना ही स्टेबल हो जाता है। अब क्यों होता है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि Cu+2 इज मोर स्टेबल, तो ये आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है, राइट हो जाएगा, 15 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन ही होगा, मुझे ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि नहीं Cu+ होना चाहिए स्टेबल, यानी Cu+ जो है वो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब क्यों होता है ऐसा, देखो Cu+ 3d9 है, ठीक है, और यहाँ पे Cu+2 सॉरी 3d10 है यहाँ पे, और ये 3d9 है, यही है। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम एक्वस करते हैं ना, जहाँ पे वाटर का अटैक होता है, ये पहले से अटैक जो है क्या होता है, ये पहले से स्टेबल है तो ये वाटर कम इसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन ये अनस्टेबल है तो स्टेबल होना चाहेगा, और इस कारणवश इसके ऊपर से जो है चार्ज भी इसके ऊपर ज़्यादा है, प्लस चार्ज भी वेरी करता है, तो चार्ज इसके पास ज़्यादा चार्ज है, तो अनस्टेबल था पहले, लेकिन जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे ना तो H2O इतना ज़्यादा अटैक करेगा चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इस पर, कि इससे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्म में, हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। यही ऑप्शन आपका आंसर एक्चुअली यही है, हाइड्रेशन एनर्जी ही इसका अगर रीजन देना हो तो यही होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, और कभी भी किसी सिस्टम से एनर्जी अगर रिलीज होगा, यानी यहाँ से एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है, एनर्जी वहाँ से निकल रहा है, तो वो अस्टेबल होता है। आप पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि कभी भी किसी भी रिएक्शंस में से एनर्जी अगर रिलीज होता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो यहाँ भी सेम कारण है कि Cu+, वैसे तो अगर
जो है नॉर्मल अगर लिखा रहे गैसियस फॉर्म में तो अनस्टेबल होता है, लेकिन वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होने की वजह से, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड वन हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको मैच करना है, ठीक है, मैच वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का मैच आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे भी जो है देखता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन MnO2, MnO2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो सिंपल सी ये है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू -2 कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4। तो मैंगनीज पर कितना x हम मान लिए थे, और टोटल कितना हो जाएगा x प्लस -4 इक्वल टू 0, क्योंकि नेट चार्ज इस पर 0 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यानी Mn पर कितना हो जाएगा +4। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ। अब ऑप्शन देखोगे कौन सा, डायरेक्ट ऑप्शन से इसके हम सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ में से ही कोई एक होगा। नेक्स्ट है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा है कि मैंगनीज का कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंगनीज का मोस्ट स्टेबल स्टेट +2 जो होता है, इसका मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इसके पूरे जो होते हैं, क्योंकि हाफ फील्ड जो डी ऑर्बिटल होता है ना, वो हाफ फील्ड जो है फील्ड होता है, इसकी वजह से जो है स्टेबिलिटी इसका जो है ज़्यादा हो जाता है। तो मैंगनीज का +2 ऑप्शन जो होता है, जो है यहाँ पे D5 की वजह से जो है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। D5 और D10 आप पढ़े होंगे, तो हाफ फील्ड की वजह से जो है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो +2 वाला जो होता है ना Mn+2, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका जो है +2 यानी सेकेंड बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट, और यहाँ पे बी का जो है यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर तो 4 हो जाएगा। बाकी भी हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन क्या होता है, KMnO4, यहाँ पे जो ये के हटा देते हैं तो ये हो गया परमैंगनेट आयन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैंगनीज का आपको यहाँ पर निकालना है कि क्या होगा चार्ज। तो मैंगनीज का मान लेते हैं x हो गया, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, और -2 ऑक्सीजन पे होता है, इक्वल टू टोटल कितना चार्ज है इस आयन पे, -1 चार्ज है, ठीक है। तो -1 यहाँ पे लिख देते हैं। अब x इक्वल टू अब देखोगे ये कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो -8 आएगा, इधर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +8 यानी +7। तो x का वैल्यू कितना आ गया +7, यानी इसके अंदर मैंगनीज पे कितना चार्ज हुआ 7, तो +7। अब देखो यहाँ पे C का थर्ड हो गया, C का थर्ड। और कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड, अब एक ही बचा हुआ है लास्ट, ऐसे भी आपको याद होना चाहिए तो क्या होता है आपको, तो D का जो है थर्ड हो गया, +3 जो है आपका राइट आंसर हो गया कि मैंगनीज का जो है अंदर लैंथेनोइड का कौन सा जो होता है +3 होता है। तो फोर्थ वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ऐसे क्वेश्चंस में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कौन शो करेगा, एक्चुअली मैं आपसे पूछ रहा है कि किसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+2, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट यही हो जाएगा √n × n+2, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपसे जो है यहाँ पे n क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास जितना ही ज़्यादा n होगा उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो सिंपली आपसे जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा के पूछ रहा था कि आप बताओ कि किसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैं लिख लेता हूँ Cr+2, Cr+2 के अंदर क्या होगा, आर्गन हो जाएगा। आर्गन यहाँ पे जो है 1:2:2p6, सॉरी यहाँ पे 3:3p6 हो जाएगा। यहाँ तक तो आर्गन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 3d4 क्रोमिन, यहाँ पे क्या 3d4 4s2 था, लेकिन हम +2 चार्ज कर दिए थे, यहाँ से 2 ये तो हट गया, तो कितना हो जाएगा 3d4, यानी d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ, चारों क्या हो जाएंगे अनपेयर्ड ही होंगे, क्योंकि 5 के बाद जब होते हैं तब जाके तो पेयर स्टार्ट होता है d के अंदर। तो एक इस तरह से आएगा 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमियम के बाद क्या था मैंगनीज Mn+2, ये भी क्या हो जाएगा आर्गन, और 3d5 हो जाएगा 5, क्योंकि +2 दे दिए तो 4s2 से अपने ऑटोमेटिक +2 करने का मतलब 4 से ही इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s2 से, तो वो तो हट गया है। बाकी बचा 5, तो 5 3d5 यानी 5 यहाँ तक भर जाएगा। ये भी सारे अनपेयर्ड ही हैं इसके अंदर भी, तो इसके अंदर 4 अनपेयर्ड आए थे, इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है CO+2। अब इसके अंदर भी जो है आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लीजिएगा 1:2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे +2 है तो 4s2 यहाँ भी कैंसिल, 4s2 से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, बाकी जो बचेंगे कहाँ जाएंगे 3d के अंदर। 3d में कितना बचेगा 7, 27 होता है तो 7 बच गया, ठीक है। तो 7, अब 7 के अंदर जैसे क्या होगा 5 तो भर गए थे, अब छठवां यहाँ पे भर गया 6 7, तो इसके अंदर टोटल कितने हो गए, बचे कितने 3 ही बचा केवल, तो इसके अंदर 3 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कॉपर+2, कॉपर+2 का भी क्या हो जाएगा आर्गन, और 3d9 अभी हम देखे भी थे कॉपर+2 पहले वाला क्वेश्चन में, तो 3d9। अब 9 के लिए हम जब करोगे तो किस तरह से आएगा
देखो यहाँ पर डायरेक्ट 1 2 3 4 5 5 कर दिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 7 8 9 9 भर दिए, बचा कितना, केवल एक ही बचा है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, केवल अनपेयर्ड। तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर आया, यहाँ पर देखो मैंगनीज वाले के अंदर Mn के अंदर जो है सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है 5, और मैक्सिमम 5 ही हो सकता है, यहाँ पे ये भी ध्यान देना, डी के अंदर अनपेयर्ड तो 5 आया। तो सबसे ज़्यादा बी स्पिन का वैल्यू किसके अंदर आएगा, यही 5 वाले के अंदर 5 × 5 + 2 करोगे तो, बाकी क्योंकि यहाँ पे जो भी 4 करोगे तो कम आ जाएगा, 3 करोगे तो भी कम आएगा, 5 जितना ही मैक्सिमम होगा उतना ही ज़्यादा आएगा। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व ऐसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम ही केवल पूछ रहा था। तो मैक्सिमम जिसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही होगा राइट आंसर। तो अनपेयर्ड किसके पास है, सबसे ज़्यादा मैंगनीज के पास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वन। आई होप यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। सो बेसिसिटी के अंदर होता क्या है, देखो बेसिसिटी कहने का मतलब एक तो होता है OH वाला, हम देखते हैं जनरली ऑर्गेनिक के अंदर, सॉरी इनऑर्गेनिक के अंदर, फिजिकल के अंदर OH AH- वाला हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इनऑर्गेनिक में क्या देखेंगे, एक लोन पेयर भी आप पढ़े होंगे, लोन पेयर। बेसिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, लोन पेयर, जो जितना ही जल्दी से लोन पेयर अपना दे देगा वो जो है ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो नाइट्रोजन हो गया NH3, ये पूरे नाइट्रोजन वाले फैमिली ही है, ठीक है, नाइट्रोजन की फैमिली है। तो डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, AS SB और BI, यानी नीचे। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर सभी के पास कितने ही, एक एक लोन पेयर है। तो कौन सबसे आसानी से लोन पेयर दे देगा, यानी जो सबसे आसानी से ज़्यादा लोन पेयर दे देगा वो जो है उतना ही ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, बस यही चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि कौन जो है सबसे आसानी से लोन पेयर अपना दे देगा। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बिस्मुथ जो है यहाँ पे नीचे है तो इसका EN जो है कम होता है तो ये जो है जल्दी दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे होता क्या है, जस्ट इसको उल्टा होता है। अब समझो सभी के पास सेम लोन पेयर हैं, तो कौन जो है लोन पेयर आसानी से देगा, जो कि होल्ड नहीं कर पाएगा, और कौन नहीं होल्ड कर पाएगा। अब देखो इसका साइज जितना बड़ा है, यानी इसके पास इतना बड़ा साइज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है 2 लोन पेयर आसानी से रह पाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है और इसके पास मान लो इतना 2 इलेक्ट्रॉन इतने बड़े बड़े हैं, तो इसको रखने में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को जो है अच्छे से नहीं रख पाता है। तो इसलिए वो कोशिश करता है स्टेबल होने के लिए कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन जो है अपना दे दें हम किसी को। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे, साइज बढ़ने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की जो है वेव, एक तरह से वो भी जो है वेव के फॉर्म में होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बड़े साइज की वजह से आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं हम, तो वो जो है आसानी से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बड़े वाला साइज वाला क्या है आसानी से रख पाता है, और छोटा जो साइज जो नाइट्रोजन जो है वो छोटे साइज की वजह से जो है नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर को अच्छे से नहीं रख पाता है। इसलिए ये जो है लोन पेयर जो है जल्दी से जो है डोनेट करने की कोशिश करता है, दूसरे को जल्दी से दे देगा। और जल्दी से देने का मतलब क्या है कि इसका जो है बेसिसिटी, यानी ये बेसिक ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए देखोगे कि नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। यहाँ पे लोन पेयर वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाला जो है आपको कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर लेना है, आपको ये नॉर्मल साइज करना है कि कौन आसानी से रख पाएगा। तो जैसे से नीचे जाओगे साइज बढ़ रहा है, यानी नीचे जाने पे ये लोग अच्छे से रख पा रहे हैं, यानी अच्छे से रखने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से जल्दी देंगे नहीं, और जल्दी नहीं देंगे मतलब इनका बेसिसिटी नीचे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फर्स्ट वन का जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि नीचे जो बेसिसिटी कम हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर ये। तो वही आप देखो कौन सा है यहाँ पे स्टेटमेंट, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आना चाहिए। तो ये जो है फोर्थ वन जिसका राइट आंसर रहेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS SB BI। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलर्ड आयंस। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट जब देखोगे कि कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। अब क्यों, आप नॉर्मली आपको पता होगा कि DD ट्रांजिशन, ये जो NCERT में भी दिया हुआ है DD ट्रांजिशन की वजह से। तो बहुत ही सिंपल है, आपको देखना क्या है कि एक तो DD ट्रांजिशन होना चाहिए, DD ट्रांजिशन होता है, और दूसरा जो है इनके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना, अनपेयर्ड। तो यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली जो है यहाँ भी आपको ध्यान में आना चाहिए जब आप लिखोगे। तो इसके तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिंपल सा मैं देखता हूँ कि आपको देखना है पहला नंबर डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे वो, और दूसरे जो है कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो है इस तरह के जो है कलर्ड वाला कंपाउंड शो करेंगे। तो आपको बस सिंपल सा यहाँ पे पहचानना था, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ रहा है। तो SC+3 को लिखेंगे तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2p6 3D 0 हो जाएगा क्योंकि +3 कर दिया है। तो अब ये लिखोगे तो 3D 0, यानी आगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन है नहीं, सारे जो है पेयर्ड फॉर्म में, कोई भी D के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये तो शो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट अब देखते हैं TI +3 करेंगे तो 2s2 2p6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3D1 हो जाएगा। 3D1 कहते हैं क्या हो जाएगा, एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ये शो करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा Zn+2 के अंदर आप देखोगे Zn+2 क्या हो जाएगा, 3D
10 हो जाएगा। ये यहाँ से ये लिख लेना 2s2 2p6 और 3d10। 3d10 कहने का मतलब ये भी जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 5 के जो है फॉर्म में आ जाएगा, इस तरह से 2 आ जाएगा। तो ये भी जो पेड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नहीं है, तो ये भी नहीं शो करेगा, जिंक भी नहीं करेगा और Sc भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है V4, वेनेडियम जो 4 है यहाँ पे, ये भी जो है 3d2 हो जाएगा, 2s2 2p6 3d2 हो जाएगा। 3d2 कहने का मतलब कि 2 अनपेड आ गए। यहाँ पर इसको पेयर मत कर देना, अनपेड ही आएंगे, एक एक पहले भरते हैं तो एक एक भरेंगे, तो यहाँ भी ये भी शो कर देगा। नेक्स्ट है Fe+3, Fe+3 के अंदर भी जो हो जाएगा 3d5, तो ये भी जो है इस तरह से करोगे तो एक एक स्टार में आएगा, तो ये भी करेगा। तो कौन कौन सा शो कर रहा है इसके अंदर, एक तो Sc किया है, दूसरा कौन सा था, सॉरी Sc नहीं किया था, कौन सा किया था, Ti किया था, वेनेडियम और आयरन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे आपको कौन सा Ti B, फिर जो है वेनेडियम D और फिर जो है आयरन E, BDE। तो BDE कौन सा ऑप्शन है, 4th का, तो 4th जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा BDE। ये जो है शो करेंगे, यानी सिंपल सा आपको है यहाँ पे डी ट्रांजिशन के लिए D ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा जो है उसके अंदर D ऑर्बिटल के अंदर जो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना है कि है या नहीं। तो सिंपली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको बस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा जो है करेक्ट पूछ रहा है, इनमें से ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप सभी लोग जब भी हाइब्रिडेशन इस तरह के किए होंगे तो आप सभी को कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर, तो आप सभी ये इस एग्जांपल से ये इसको किए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसको जो एक्सप्लेन करना है। फिर भी जो है मैं देखो डायरेक्टली इसको बता देता हूँ। देखो होता क्या है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड्स आपको पता होगा, तो स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाले क्या करते हैं, वो इनर जो होते हैं ऑर्बिटल्स उसके अंदर जो है हाइब्रिडेशन करा देते हैं, मिक्सिंग करा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे NH3 पहला नंबर तो आपको पहचाना था, NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। NH3 क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी इनर जो इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल के उनको जो है ये पेयरिंग करा देंगे। तो ये पहला नंबर, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरा, हम इसको सबसे पहले लिखते हैं कि इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किस तरह से जो है, ताकि हाइब्रिडेशन लिख पाएँ। तो CONH3 होल 6 होल पे पावर कितना है, +3 है, ठीक है, यही है +3। अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पे +3 चार्ज है, तो यहाँ पर सिंपल सा इसका जो है एक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। CO का सबसे पहले हम लिखते हैं, CO का लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम 27 होता है इसका, ये तो पहले हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है। 1s2 2s2 पूरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से समझ जाओ आप। 3p6 और सॉरी यहाँ पर 3d आ जाएगा, 3d7, वैसे तो 4s भी लिख सकते थे, 3d7 4s कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, तो आप देखो 4s2 3d7 लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं सेल के माध्यम से, ताकि जब प्लस चार्ज करें तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आपको भी समझ में आए कि कैसे हम हटाते हैं। अब यहाँ पे 7 है, +3 चार्ज कर दिए हम, क्योंकि यहाँ पे CO +3 है, तो NH के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो सारा चार्ज इसी के ऊपर आ जाएगा, तो CO पे +3 चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे CO पे +3 चार्ज आया, तो हम क्या करेंगे, 3 चार्ज करेंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हटेंगे। तो 3 कहाँ से हटते हैं, सबसे लास्ट वाले सेल से हटते हैं, तो इसलिए जो यहाँ पे 4 न लिख के मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि 4 जो है बाहर में होता है, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो 2 यहाँ से हट गया और 1 यहाँ से हट गया, यानी 3D पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 आपके पास, और ये तो खत्म हो गया। तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तो यही चलेगा, और 3D6 आ गया, ठीक है, 3D6। अब इसका हम D का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसके अंदर, कोबाल्ट के अंदर, ये इस तरह से लिख सकते हैं। मान लो 3D ये था और ये 4s था, इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया, और ये 4p है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, इस तरह से। अब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेगा, क्योंकि पहले तो 7 था, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हट गया ना प्लस चार्ज की वजह से, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 5 पहले भर दिए और 1 ये 6, यानी कि मेरे पास इस तरह से कुछ जो है कॉन्फ़िगरेशन है अभी CO+ का। अब होता क्या है हाइब्रिडेशन के केस में, जब NH3 जाएगा, ये क्या करेगा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनको पहले पेयरिंग करा देता है। तो पेयरिंग कराने के टर्म में क्या करेगा कि अब देखेगा ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए करा पाएगा, ये भी ध्यान देना, वीक वाले नहीं करा पाते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला इसलिए कराएगा। तो ये क्या करेगा, अब नया हाइब्रिडेशन जब बनेगा, NH3 जैसे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ से देखो ये इसको यहाँ पे कर देगा और इसको यहाँ पे कर देगा, ठीक है, सॉरी देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और इन दोनों को जो है यहाँ पे ला देगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, देखो नेक्स्ट बनेगा तो क्या होगा, इस तरह से बनेगा, 5 हो गया, 2 पहले से थे और इन दोनों को मान लो एक साथ ला दिया और इन दोनों को जो है एक साथ लाएगा, तो 2 क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, क्योंकि एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 2 जो यहाँ पे ऑर्बिटल यहाँ पे खाली हो गए। तो यानी 3D, यहाँ पे 3D टोटल 5 थे, तो 3D यहाँ पे थे और यहाँ पे जो है 4s अभी भी खाली है और 4p अभी भी खाली है,
ठीक है। अब NH3 अटैक किया था तो NH3 अब क्या करेगा बताओ। अब देखो यहाँ पे जो है NH टोटल कितने थे, 6 नंबर, 6 हैं, तो इनको 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो 2 तो यहाँ से इसको खाली मिल गया और एक ये 3 हो गया और 3 यहाँ से, यानी 4p का, 4s का और 3d का। 3d का कितना लिया, वो 2 लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा, 2 1 3 3 6, टोटल NH3 कितने थे, 6। तो ये तीनों इस पे जो है अटैक कर देंगे, इस तरह से जो है यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे जो सबके अंदर एक एक जो है NH3 चला जाएगा। तो यहाँ पे बना क्या है, यहाँ पे अब नेट देखोगे तो क्या बना, पहले कौन सा यूज हुआ, D। तो D यूज हुआ, कितना D यूज हुआ था, 2। फिर कौन सा यूज हुआ है, S का कितना हुआ, 1 और P का 3। अब यहाँ पे ये गलती नहीं करना है, sp3d2 हमको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे D जो है ये इनर वाला यूज हुआ है। देखो 3 वाला अंदर के सेल का जो है D यूज हुआ है, इसलिए हम पहले D लिखते हैं। और D का भी कितना यूज हुआ है, 2। तो 2 हम D का लिख दिए, 1 जो है S का लिख दिए और 3 जो है P का लिख दिए। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक जो हाइब्रिडेशन से क्या लिखेंगे हम, D2sp3। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है अब समझ में आ गया होगा कि क्यों हम जो इसका लिखते हैं। तो इसका जो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में जा चुके हैं, इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको भी ध्यान में आ जाए। D2sp3, ठीक है। और इसके जो स्ट्रक्चर बनता है ना, अब स्ट्रक्चर भी कई जगह एग्जाम में पूछता है, तो आप स्ट्रक्चर भी याद रखो ताकि आगे से अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप जो है आसानी से बता देना। NH3 और देखो यहाँ पे जो है NH3 2 ऊपर नीचे आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, एक प्लेन है ना, ये प्लेन में आ गए और एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर से आ गया और एक नीचे से आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाइप्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। तो कई जगह ऑप्शंस में ऑक्टाहेड्रल भी पूछ देता है कि हाइब्रिडेशन का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बताओ, तो ऑक्टाहेड्रल आपको याद रखना होगा। तो ये चीज़ हो गया, या फिर हम जो इसको करना होगा तो ये बता देंगे D2sp3। D क्यों हम अंदर वाला लिए भी आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर वाला D ऑर्बिटल जो यूज हुआ है हाइब्रिडेशन में, इसलिए जो है हम D बोलेंगे यहाँ पे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये क्वेश्चन भी जो है बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। मैं बार बार आपको लगता होगा क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये आप चीज़ ध्यान देना, आप लोग भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कि NCERT प्लस बहुत सारे एग्जाम्स में जो है नीट जेईई के अंदर रिपीट हुए हुए क्वेश्चन जो इसमें आए थे। बहुत ही आसान जो है सब क्वेश्चन आया था। अब बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट अस्टेबल कॉम्प्लेक्स इज, बोल रहा है इन सभी में से जो है सबसे ज़्यादा अस्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स है। अब देखो मोस्ट अस्टेबल कॉम्प्लेक्स के अंदर इसमें सिंपल सा है ना कि थर्ड वन हो जाएगा मोस्ट अस्टेबल। अब क्यों होता है, सिंपल सा समझो इसके अंदर क्या होता है। बाकी सब में देखोगे सभी यूनिडेंटेट हैं, यानी कि सिंगल वे में जो है मेटल के साथ जुड़ रहे हैं। जो भी लिगेंड्स हैं सिंगल केवल जुड़ रहे हैं, H2O है तो केवल एक बार एक हिसाब से जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे C2O4 देखोगे ना, C2O4। अब C2O4 के केस में क्या होता है, देखो ये बाइडेंटेट है, ठीक है, C2O4, इसलिए ये चिलेशन करता है, इसलिए इसको हम चिलेट आयन भी बोलते हैं, चिलेट लिगेंड्स भी बोलते हैं। चिलेशन करता है। अब चिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी लिगेंड्स मेटल के साथ एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं चिलेशन या फिर चिलेट लिगेंड्स। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि कैसे करता है, कार्बन है, 2 कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन और यहाँ पे O हो गया और यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो ये क्या करता है, एक इससे जुड़ता है और एक यहाँ से जुड़ता है। मान लो कोई मेटल है तो दो एक ही जो है देखो लिगेंड है, लेकिन 2 तरह से जुड़ रहा है। नॉर्मल केस में आप देखोगे जैसे H2O है तो केवल एक से जुड़ता है, एक ही से केवल जुड़ेगा। NH3 है तो नाइट्रोजन, तो यहाँ भी जो है हाइड्रोजन हो जाएगा, तो एक ही से जुड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो 2 अपने पास से जुड़ रहा है, यहाँ से भी जुड़ रहा है और यहाँ से भी जुड़ रहा है। इसकी वजह से जो है स्टेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है, कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि देखो जुड़ने के 2 जगह से एक ही एटम, एक ही जो मॉलिक्यूल है 2 जगह से जुड़ रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो यहाँ पे कम है, तो जो हिंड्रेंस होता है कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है चिलेशन की वजह से जो है ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो है याद भी हो गया होगा कि C2O4 जो है बाइडेंटेट की वजह से जो है ये ज़्यादा चिलेशन शो करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है हेट्रोलेप्टिक है। यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है, हेट्रो और होमो में आपको जो कंफ्यूज नहीं होना है। हेट्रो कहने का मतलब कि एक तरह के लिगेंड्स हैं या फिर अलग अलग तरह के लिगेंड्स हैं। होमो अगर होगा, होमो केवल एक ही लिगेंड्स होगा, एक ही टाइप्स के लिगेंड होगा, ठीक है, टाइप्स के लिगेंड्स, मतलब लिगेंड्स का नंबर हो सकता है ज़्यादा लेकिन एक ही होगा। जैसे NH3 है तो NH3 ही होगा, भले 3 हो 4 हो 5 हो। H2O है तो H2O ही होगा, भले 3 4 5 हो। लेकिन हेट्रो के अंदर, हेट्रो नाम से ही आपको पता चल रहा है, हेट्रो मतलब अलग अलग, तो यानी कि एक से ज़्यादा टाइप्स के होंगे। अब यहाँ पर देखो CN,
CN तो है 6 नंबर, 6 को है, लेकिन सारे के सारे CN ही है, तो ये क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। EN भी 3 है, लेकिन सब EN ही EN है, तो ये भी हेट्रो नहीं, होमो हो जाएगा। इसके अंदर देखो 2 टाइप के लिगेंड्स हो गए, एक तो क्लोरीन हो गया और जो दूसरा हो गया NH3, यानी अलग अलग टाइप के जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये जो है हेट्रो हो गया। तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखोगे CN है, तो CN एक ही तरह के, इसलिए जो है राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। यानी हेट्रो जो होते, हेट्रो के कहने के मतलब आपको चेक करना है कि उसके अंदर ऐसे भी ऑप्शन चेक करोगे तो अलग अपने आप आपको जो है दिख जाएगा बाकी ऑप्शन से। सो ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। अब ये भी जो है दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर है, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। आप भी अगर प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अगर, तो आपको जो ये पता होगा। अब देखो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप है ABXL, यानी मेटल हो गया यहाँ पे, मान लो, मानने के लिए बता रहा हूँ, और ABXL जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो यार ABXL यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड है, यहाँ पे ध्यान देना, सभी एक एक ही जुड़ रहे हैं, यूनिडेंटेड ही है। अब उसके तरह जो पिछला जो पढ़े थे C2O4 वाला, वो उस तरह से नहीं बाइडेंटेड, सारे बता दिया पहले ही कि यूनिडेंटेड है, ठीक है। अब यूनिडेंटेड है तो बोल रहा है कि कितने जो इसके एक्चुअली आइसोमर्स या फिर जो है बनेंगे। तो मान लो ए में, तो आपको पूछ रहे कितने क्या बनेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जो है देख लेते हैं, एक मेटल है, इसके साथ इस तरह से जुड़ेंगे ना ये चारों, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे साफ लिख दिया, स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं, तो स्क्वायर प्लेनर कुछ इसी तरह से बनेगा ना, चारों स्क्वायर के फॉर्म में बनेंगे स्क्वायर प्लेनर, तो इस तरह से ही बना रहे हैं, ये स्क्वायर प्लेनर ही बना रहे हैं। अब तो ये क्या क्या बना सकते हैं, एक तो ABXL ये बन जाएगा, दूसरा क्या बना सकता है BLX और A बना सकता है। इस तरह से मैं लिख के बता रहा हूँ क्या क्या बन सकता है। दूसरा क्या है, ये दोनों तो हो गया। अब इसके अलावा क्या बचा हुआ है, A और X, B और L। तो ये देखो दोनों के अंदर देखोगे क्या है, दोनों सीस हैं, और ये क्या हो जाएगा ट्रांस। तो टोटल कितने बने, 3 बने, जिसमें से 2 क्या है सीस हैं और 1 क्या है ट्रांस है, ठीक है। तो 2 सीस और 1 ट्रांस हो गए। तो आपका जो फर्स्ट वन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप फिर से भी एक बार जो है स्ट्रक्चर देख लो, यही तीनों जो है यहाँ पे आपके बनेंगे, मैक्सिमम 3 ही आप बना सकते हो उसके स्क्वायर प्लेनर के अंदर, और यही 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, दोनों सीस हो जाएगा और 1 ट्रांस हो जाएगा। तो आप भी जो स्ट्रक्चर देख लो, इस हिसाब से आप यहाँ पे देख लेना। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और पहले ही इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ बता दिया है, स्क्वायर प्लेनर बने हुए हैं। तो स्क्वायर प्लेनर में अब आपको ये नहीं ध्यान दें, दूसरी चीज़ नहीं देखना है कि यार पिरामिडल बना सकता था, ये बना सकता था, वो बना सकता था, स्क्वायर ही बनाएगा, यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल ही बनेगा, साफ बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे ये 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। कायरल मॉलिक्यूल, अब कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी कार्बन के ऊपर चार जो यहाँ बॉन्ड बनाएगा ना, तो चारों जो ये होते हैं अलग अलग जो होने चाहिए, ये अलग होना चाहिए, तो उसको हम कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। यार इसको हम कायरल कार्बन बोलेंगे, और जो है पूरे मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल बोल देंगे। तो ये चारों ही जो ग्रुप होंगे ये अलग अलग होने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा है। अब इसके अंदर देखो, पहला के अंदर क्या क्या है, पहला एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा OH हो गया, Br हो गया और CH3 हो गया, चारों ही अलग अलग हैं। तो ये तो जो है कायरल कार्बन हो गया। तो कायरल कार्बन कहने का मतलब ये कायरल कार्बन है, तो एक मॉलिक्यूल टोटल क्या हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट दूसरा के अंदर देखोगे हाइड्रोजन CH3, ये तो दोनों अलग हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे दोनों सेम हो गए। ब्रोमीन, अब बोला क्या जा रहा था कि चारों अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ ब्रोमीन तो सेम हो गया। तो इस केस में जो है ये गलत, ये B जो है कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, तो एक हो गया, B नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं C की साइड में। अब C साइड में एक OH है, एक H है और एक CH3 है, तो ये तीनों तो अलग हैं। और यहाँ भी देखोगे ना, ये देखो ये कार्बन कार्बन कार्बन, तो मेथित प्रोप, ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है, तो ये प्रोपाइल है। तो ये मिथाइल, प्रोपाइल, OH और H चारों ही अलग हो गए, तो ये भी जो है कायरल कार्बन है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखोगे ये ग्रुप और ये ग्रुप इथाइल, दोनों ही इथाइल है, लेकिन ये हाइड्रोजन और ये जो है OH है, तो ये दोनों सेम होने की वजह से ये भी जो है कायरल कार्बन नहीं है। तो कौन कौन सा हुआ था, एक ये हुआ था और एक पहला वाला हुआ था। तो फर्स्ट और थर्ड C, A एंड C, तो फर्स्ट ऑप्शन जी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि A एंड C जो है आपका कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा यहाँ पे। सहयोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखो बस सिंपल से आपको पहचाना था कि कायरल कौन सा है कौन सा नहीं है। सहयोग की ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका 24 जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साइड में। 25 है एक्चुअली, ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, अब थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो, बोल रहा है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है
क्या प्रीफर करेगा जाना, SN1, SN2 एंड एडिशन रिएक्शन और अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो ये आपको पता होगा कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या करता है, SN2 रिएक्शन को जो है बहुत ज़्यादा प्रीफर करता है क्योंकि एस्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होते हैं और इस वजह से जो है वो SN2 रिएक्शन को जो है ज़्यादा प्रीफर करता है। और SN2 के अंदर को पता भी होगा कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होता है उसमें जो है एस्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है। तो कायरल जब भी 1 डिग्री कार्बन होता है, कभी भी 1 डिग्री हेलाइट्स होते हैं तो ये डायरेक्टली जुड़े होते हैं, कभी भी कार्बन इस तरह से होगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत कम होता है, डायरेक्टली ये कॉर्नर पे होते हैं तो जल्दी से। तो ये किसको प्रीफर करते हैं, SN2 को। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, SN2 जो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी प्रीफर करेंगे। और आप चाहो तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देख सकते हो, SN2 का रिएक्शन ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो SN2 को ही जो है 1 डिग्री हेलाइट जो है ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में बोल रहा है कि आपको बताना है SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से जो रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो SN2 अभी ऊपर हम क्वेश्चन भी देखे थे SN2 वाला, तो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे पहले 1 डिग्री वाले ज़्यादा जो है करते हैं 2 डिग्री से और 3 डिग्री से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। पहला है ब्रोमो, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 और 1 पे है ब्रोमीन। दूसरा लिख लेते हैं हम 1 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन, तो मेथिल प्रोपेन हो गया, और 1 पे ब्रोमीन है और 2 पे जो है आपका मिथाइल है, C यहाँ पे कार्बन जोड़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका C है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, मेथिल प्रोप 2 3 मेथिल प्रोप हो गया, और एंड 1 ब्रोमो, एक पे ब्रोमीन हो जाएगा और 2 पे 2 मिथाइल हो जाएगा, C और C, इस तरह से हो गया। और जो है यहाँ पे चौथा है जो है ब्यूटेन, 4 हो गया ब्यूटेन और 2 नंबर पे है ब्रोमीन। अब देखोगे 1 डिग्री, ये भी जो हाइड्रो यहाँ पे ब्रोमीन जो है 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है और 1 ये जो है 2 डिग्री है, 2 डिग्री। तो सबसे पहले SN2 रिएक्शन के अंदर क्या बोलते हैं कि 1 डिग्री वाले ज़्यादा देंगे। तो सबसे पहले जो ये है ये जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर में, रिएक्टिविटी पूछ रहा था। तो रिएक्टिविटी कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर वाले जो है फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री वाले ज़्यादा होते हैं, तो ये तीनों तो ज़्यादा होंगे इससे 2 डिग्री की वजह से, तो ये जो है लास्ट में चला जाएगा, D यानी कि लास्ट में। तो ऑप्शंस देखोगे आपके पास से, सीधे ऑप्शंस पे जाओ तो ऑप्शन जो D किस में, 3 में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में है। अब हम देखते हैं इन तीनों में कौन सा ज़्यादा जल्दी जो है ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा SN2 के लिए। तो SN2 का दूसरा कंडीशन क्या है कि 1 डिग्री तो होना ही चाहिए, दूसरा है कि एस्टेरिक हिंड्रेंस के जिसके कम होगा, सबसे कम होगा एस्टेरिक हिंड्रेंस, वो जो है जल्दी रिएक्टिविटी शो करेगा। तब इन तीनों हम देखें तो सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे देखोगे कितने ग्रुप हैं, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके जस्ट बगल में, इसके साथ देखोगे एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, और इसके साइड में इससे तो कोई ग्रुप जो है नहीं, डायरेक्टली है, ठीक है, डायरेक्टली है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रुप देखोगे इसके अंदर देखो ये ग्रुप में अंतर क्या है कि यहाँ पे ये ग्रुप ही यही सेम ग्रुप है, लेकिन एक साथ एक और कार्बन ऐड हो गया, इसके साथ एक और कार्बन ऐड हो गया है। तो कार्बन ऐड होने की वजह से जो ये और ज़्यादा जो है एस्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे पैदा करेगा। तो एस्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा पैदा करने की वजह से जो है इससे ये जो है कम रिएक्टिविटी होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एस्टेरिक हिंड्रेंस कम का मतलब रिएक्टिव ज़्यादा, और ये जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें एकदम ही एस्टेरिक हिंड्रेंस कम है, सबसे कम इसके अंदर है। तो ए वाला जो है ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर बी नंबर पर ये था तो बी हो जाएगा, फिर इससे ज़्यादा इसके अंदर एस्टेरिक हिंड्रेंस है तो सी हो जाएगा, और इसके अंदर तो 2 डिग्री है तो ये डी लास्ट में हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एस्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखना था, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखोगे सेम है लेकिन एक और कार्बन बढ़ गया, और कार्बन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, एस्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ जाएगा, तो ये जो है 3 नंबर पर हो जाएगा, और सबसे कम ये हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, नेम द रिएजेंट यूज इन द कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन टू 1 इंटू ब्यूटेन टू ऑल। अब सिंपल सा है यार, देखो यहाँ पे क्या है, कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप सभी को पता होगा कीटोन को कन्वर्ट करने के लिए NaBH4 जो है रिएजेंट का हम यूज करते हैं। सिंपली डायरेक्ट आंसर जो आपको मार देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा NaBH4। ये भी NCERT में ही दिया हुआ है, सब कुछ NCERT के ही क्वेश्चन है, NaBH4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 28। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर आपसे जो है इनका जो है कॉमन नेम एक्चुअली एक तरह से दे दिया है, कॉमन नेम दे दिया है, बगल में स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, सारे स्ट्रक्चर आपको NCERT में मिल जाएंगे। तो आपको जब नाम याद होगा तो आप बहुत ही तेज़ी से बना पाओगे, बहुत ही आसानी से बना पाओगे इन क्वेश्चंस को। अब देखो 28 के अंदर क्या है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिथॉक्सी बेंजीन। तो मिथॉक्सी मतलब CH3O ग्रुप, ये होगा मिथॉक्सी, और आगे बोल रहा है बेंजीन, तो बेंजीन के अंदर क्या हम करेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या सिंपली लिख सकते हैं, CH6H5 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यही क्या हो जाएगा
C6H5 OCH3, तो पहला का क्या होगा मिथॉक्सी बेंजीन, ये हो गया। फिर बोल रहा है इथॉक्सी, मीथ की जगह पे ईथ बोल दिया, ईथ के मतलब इथाइल, तो यहाँ पे देखो मेथ ईथ इथाइल ऑक्सीजन, तो इथॉक्सी और ये हो गया बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन ये पूरा हो गया। तो यानी फर्स्ट का जो हो गया सेकेंड, बी का हो जाएगा थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड। देखो कौन सा है, एक ही ऑप्शन है आपको, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी आप देख लो, 3 नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। अब बेंज एल्डिहाइड मतलब बेंजीन के साथ एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन के साथ एल्डिहाइड देखो आप कौन सा है, ये दोनों में से, तो ये देखो बेंजीन के साथ एल्डिहाइड, तो ये बेंज एल्डिहाइड, ये इतना ग्रुप जो हो गया बेंज एल्डिहाइड हो गया। और बोल रहा है 3 नंबर पे जो है नाइट्रो है, तो 1 2 3, अब देखो यहाँ पे 3 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप है, तो 1 2 3 तीनों पे नाइट्रो है, तो ये हो जाएगा सी का फोर्थ, यानी देखो सी का फोर्थ। और डी 2 ब्रोमो एनिसोल, अब 2 ब्रोमो एनिसोल ब्रोमो, अब देखो यहाँ पे हम लोग जो ये पढ़े थे ना मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन को जो है एनिसोल भी बोलते हैं, कई जगहों पे एनिसोल भी बोल देता है, तो आप भी जो है इसको याद रखना, हो सकता है अगले साल क्वेश्चन में यही पूछ ले एनिसोल का स्ट्रक्चर बताओ, तो मिथॉक्सी बेंजीन को ही हम एनिसोल बोलते हैं। आप यहाँ पे देखो ये एनिसोल का स्ट्रक्चर है, इतना दूर यही सेम स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है यही है स्ट्रक्चर, इसके साथ हम 2 नंबर पे ब्रोमीन जोड़ दिए, तो देखो 2 नंबर पे ब्रोमीन जोड़ दिए, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ये वाला। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। शॉर्ट में मतलब सिंपल तोड़ के बीज आप करोगे ना, तो आप जो है बहुत ही आसानी से आंसर ला सकते हो। फिर भी मैं बोलूँगा कि कॉमन नेम जितने भी है ना एनसीईआरटी के अंदर, आप जरूर याद कर लेना सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 है क्वेश्चन नंबर ये। तो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो है आपको बताना है, ये वैसे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता दोगे, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, इसके अंदर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि स्ट्रक्चर देखो नहीं दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर वाले जितने भी है ना नेम, कॉमन नेम और स्ट्रक्चर सभी का याद रखना आप, एनसीईआरटी में खास करके जितने हैं। तो यहाँ पे सिंपली वही चीज़ आपको प्रॉब्लम होगा कि आप स्ट्रक्चर लिख लोगे तो बहुत ही आसानी से जो है क्वेश्चन को बना लोगे, अदरवाइज जो स्ट्रक्चर की वजह से ही जो है आप में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे हो सकता है गलत करोगे। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थोमेटा पारा नाइट्रोफिनॉल, मैं फिनॉल वाला जो है स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखो ये हो गया OH, ये हो गया फिनॉल, और ऑर्थोमेटा पारा पे बोल रहा है, तो 3 पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये हो गए फिनॉल। अब बोल रहा है ऑर्थो, एक ऑर्थो पे नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप है, NO2 हो गया, एक NO2 ग्रुप यहाँ पे हो गया, सॉरी एक यहाँ पे हो गया, ऑर्थोमेटा हो गया ये, और एक पारा NO2, तो ये तो तीनों स्ट्रक्चर हो गए। अब ये फिनॉल, फिनॉल क्या था, सिंपल सा फिनॉल है OH, ठीक है, ये हो गया फिनॉल। अब बोल रहा है क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल, ऑर्थो, तो हम एक चीज़ याद रखना कि ऑर्थो क्रिसॉल फिनॉल है ना, फिनॉल में ही जो है हम CH3 जोड़ते जाते हैं तो वो क्रिसॉल बनेगा, तो OH3 हो गया। और ऑर्थो बोल रहा था, ऑर्थो का मतलब CH3 क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो क्रिसॉल हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे तो ऑर्थो मेटा, यहाँ पे हो जाएगा पारा, तो ये भी आप ध्यान देना। तो क्रिसॉल का एक्चुअली जो है बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते यहाँ पे, इस वजह से भी जो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया। अब बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, तो ऑर्गेनिक के अंदर आपको पता होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं हम, H को हटा देते हैं, सबसे पहले H को हटाएंगे और जो उसका जो कंजुगेट आयन बनेगा उसके हम स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखो जैसे ही हटाओगे तो जो है देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, सीधे मैं यहाँ से हटा के मान लो सबके ऊपर जो है माइनस चार्ज आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के माइनस चार्ज आ दिए, ठीक है, और यहाँ से भी जो हटा के माइनस चार्ज आ दिए, यही कुछ आयन हो गया आपके पास। मान लो कि किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, अब स्टेबिलिटी चेक करना है आपको, जो जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, अगर उसके अंदर जो है -M ग्रुप हो, फिर जो है -I ग्रुप हो, और फिर जो है +M +I और +M। एक्चुअली तो ये तो जो है अनस्टेबल ही करते हैं, फिर भी जो है इस तरह के जो है आपके होने चाहिए। ये जो आपके ये है मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यानी जिसके अंदर सबसे -M ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं किसके किसके अंदर -M ग्रुप है। सो गाइस देखो इसके अंदर क्या है, +I ग्रुप है, तो सबसे पहले तो जो है जिसके +I ग्रुप है तो अनस्टेबल कर रहा है, उसको एसिडिटी अनस्टेबल कर रहा है। तो इन दोनों के अंदर, फिनॉल के अंदर और क्रिसॉल के अंदर कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये उल्टा कम कर रहा है। भले इसके अंदर कोई ग्रुप नहीं है लेकिन एटलीस्ट ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट तो कर रहा है। तो इन दोनों में कौन सा हो गया, फिनॉल जो है ज़्यादा हो गया, फिनॉल ज़्यादा हो गया क्रिसॉल से, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके अंदर, इन तीनों के अंदर देखो कि -M ग्रुप है, ठीक है, -M ग्रुप है। -M ग्रुप का मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है, ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं इन बाकियों से, क्योंकि इनके अंदर तो कोई भी माइनस वाला ग्रुप है ही नहीं, माइनस इसके अंदर भी नहीं है, माइनस वाला इसमें भी नहीं है। तो इन दोनों से ये तीनों स्ट्रॉन्ग है। अब इन तीनों में हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो इन तीनों के अंदर में भी देखोगे तो ये स्ट्रक्चर हो गया O-
मैं तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। O- यही था, एक में था यहाँ पे NO2, एक में था यहाँ पे NO2। ध्यान से देखना आप यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इन तीनों में जो कन्फ्यूजन कैसे आपका दूर होगा, देखो इन दोनों के अंदर तो -M है, तो -M वाले क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो ये दोनों तो इससे भी ज़्यादा हैं, यानी ऑर्थो मेटा, मेटा वाला अब यहाँ पर आएगा। फिनोल से ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, मेटा वाला, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर -I ग्रुप था, ठीक है, इसके अंदर -I था, इसके अंदर M ग्रुप नहीं था, क्योंकि ये इसका जो है इफेक्ट M वाला इफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है इसका, ऑर्थो एंड पारा पे ही फर्क पड़ता है। तो ये माइनस केवल क्या था, NO2 यहाँ पे -I ग्रुप के रूप में काम कर रहा था, लेकिन इन दोनों के अंदर -M शो कर रहा है, ऑर्थो पे भी -M शो हो रहा है और पारा पे भी हो रहा है। तो अब इन दोनों में हम कैसे कंपेयर करें, तो अब यहाँ पे देखो अब क्या होगा, NO2 है ना, और यहाँ पे H था, H और NO2 के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो H था इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा था, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर देखोगे कि एसिडिटी का मतलब क्या होता है, कौन जल्दी अपना हाइड्रोजन छोड़ दे और स्टेबल हो जाए, यही ना। तो हाइड्रोजन कौन जल्दी छोड़ रहा है, तो इन दोनों में देखोगे हाइड्रोजन कौन जल्दी छोड़ पाएगा, ये छोड़ देगा, लेकिन ये जल्दी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जुड़ा हुआ है। यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो ये दोनों तो बाकियों से तो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के केस में हाइड्रोजन थोड़ा सा देरी से, बहुत जल्दी मतलब देरी नहीं है, लेकिन इसके कंपेयर में ये हाइड्रोजन थोड़ा सा लेट से छूटता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जुड़ने की वजह से इसके कंपेयर में इसे जल्दी नहीं छूट पाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इससे सबसे ज़्यादा कौन सा स्ट्रॉन्ग हो गया, ऑर्थो मेटा पारा वाला जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर जो है ऑर्थो हो गया। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, ऑर्थो फिर पारा। आई होप यहाँ तक आपको जो है आप समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में कंपेयर करने के लिए हम कैसे किए थे, ऑर्थो मेटा पारा वाले में। तो ऑर्थो और पारा वाले के अंदर -M ग्रुप काम कर रहा था, और इसके अंदर केवल I आ रहा था, केवल -I ग्रुप। तो -I ऐसे भी जो है बाकियों से जो है अच्छे, इन दोनों से तो ज़्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि इनके अंदर तो प्लस था, एक के अंदर प्लस था, एक के अंदर कुछ था ही नहीं, तो इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अब इनके अंदर -M, दोनों ही के अंदर -M था, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन थोड़ा लेट से छूटेगा, थोड़ा लेट से छूटने का मतलब एसिडिटी यहाँ पे कम हो गया और एसिडिटी यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो ऑर्डर क्या हो गया, पारा ऑर्थो मेटा, पारा ऑर्थो यानी BC, देखो पारा ऑर्थो मेटा BCADE, यानी फोर्थ जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 30। अब 30 के अंदर जो है आपको नेमिंग रिएक्शन आपको सिंपल से दिया हुआ है। देखो ये इसमें भी मुझे लगता है वीडियो ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं ज़्यादा यहाँ पे जो है नहीं करूँगा। आपको यहाँ पे सिंपल से देखो, यहाँ पे ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, आप पूछा है कौन सा रिएक्शन है। ये एनसीईआरटी के अंदर एकदम नेमिंग रिएक्शन एक्चुअली आपसे पूछ रहा है, तो नेमिंग रिएक्शन से आपको सिंपल से बताना है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन करने की जरूरत है, डायरेक्ट जो है हम डायरेक्ट भी इसका जो आंसर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे जो है PDC BSO4 कौन सा होता है रिएक्शन, ये रोसेंट बॉन्ड रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बी का जो Br2 रेड, यहाँ पे क्या होता है, ये हेल वोल्हार्ड जो जेलेंस्की रिएक्शन होता है ये हो जाता है। ए का जो है बी हो गया, ए का सेकंड हो गया, बी का जो है फर्स्ट हो गया। तो अब देखो ऑप्शन सीधे डायरेक्ट ही बन जाएगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। और यहाँ पे देखो सी का जो है फोर्थ, आपको स्टेफेंस रिएक्शन आपको पता होगा, SnCl2 और HCl का जो रिएक्शन होता है स्टेफेंस रिएक्शंस होते हैं। और NaOH चाहिए तो एल्डोल कंसंट्रेशन आप सभी को पता होगा। तो ये जो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। मुझे इसमें जो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको रिएक्शन याद होगा, जो रिएजेंट्स देख के आप बता दोगे रिएजेंट कौन कौन से हैं, रिएजेंट के बेसिस पर भी जो आप बता दोगे कौन कौन सा रिएक्शन किसके किसके नाम से है, और सारे जो है नेमिंग रिएक्शंस हैं। तो एनसीईआरटी के रिएक्शन है, तो ज़्यादा इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। जो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस जितने भी फिगर हैं उसके अंदर उन सभी को जो अच्छे से याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट है, अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इथेन अमाइन। अब इथेन अमाइन जो है किसके अंदर प्रोड्यूस होगा। अब आप यकीन नहीं करोगे, ये सारे के सारे रिएक्शंस ना है जो है ना, ये एनसीईआरटी में रिएक्शंस दिए हुए हैं। आप अगर रिएक्शंस भी इवन नहीं भी आता ना, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रट जाते हैं, वैसे तो नहीं रटना चाहिए, फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रट जाते हैं। तो वो अगर रिएक्शंस रट भी गए होंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है बहुत ही आसानी से वो सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला मान लो CH3, बोल रहा है किसमें जो है इथेन अमाइन बनेगा, CH3 CH2 Br। अब हम जो है KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब देखो सिंपल से है, KCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो मैं जो है ज़्यादा इसका वो बीच का जो है वो इंटरमीडिएट क्या बनेगा ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट अब बताते जाता हूँ इसका बनता क्या है, डायरेक्ट जो है बता देता हूँ, ठीक है। CN बनता है प्लस KBr बन जाएगा, ठीक है। ये अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, LiAlH4 जो है रिडक्शन करा देगा। रिडक्शन कराने में क्या बन जाएगा, यहाँ पे CN है, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड थे ये हट जाएंगे, CH3 CH2 हो जाएगा और NH
टू हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है HNO2, सॉरी HNO2, हाँ। अब HNO2 से जो है बोल रहे हैं यहाँ पे हम रिएक्शन करा देंगे। अब HNO2 से रिएक्शन करा दोगे, सिंपल सी बात है, HNO2 से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है यहाँ पे, तो CH3, तो यहाँ पे आपको पता होगा ये एजोनाइजेशन वाला रिएक्शन है एक्चुअली। तो एजोनेशन वाले में क्या होता है, CH2 और N, सॉरी यहाँ पे जो है N प्लस बनता है, N यहाँ पे माइनस बनता है और Cl बनता है। और सिंपली हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली जब हमको रिएक्शन के अंदर जो है रिजल्ट लाना होता है तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, इस तरह से जो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे करते हैं वाटर से जब इसको ऐड करते हैं तो इधर OH जोड़ देते हैं और इधर H जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है और यहाँ पे HCl गैस आ जाता है और यहाँ से OL जो यहाँ पे आ जाएगा, यानी एल्कोहल बन जाता है 3CH2CH2OH। तो यहाँ पे जो मेथिल प्रोपेनॉल जो हो गया, बन गया। तो प्रोपेनॉल यहाँ पे बोल रहा था इथेन अमाइन बनना चाहिए, तो इथेन अमाइन तो बना नहीं, प्रोपेनॉल यहाँ पे एल्कोहल बन गया, तो फर्स्ट तो होगा नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एक्चुअली आपको सिंपल से यार रिएक्शन आपको आना चाहिए, ये NaCN के साथ हम ऐड किए, ठीक है, NaCN, CH3CH2 और I है, इसके साथ हम जो क्या किए, रिएक्शन कर दिए NaCN का, क्या बन जाएगा H3C, फिर CH2 है, CH2 और Cn बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल मान लो कि हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं OH माइनस से। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, OH माइनस यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड और NH2 हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड टूटते हैं, यहाँ से 2 बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है और यहाँ पे H2 आ जाता है। जैसे यही सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गया, यहाँ से दोनों बॉन्ड टूट के NH2। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट रिएक्शन क्या था, NaOH और Br2 से रिएक्शन करा रहा था। एक्चुअली जो है NH2 क्या था, सॉरी NaOH प्लस Br2, ये कौन सा है, होफमान ब्रोम अमाइड रिएक्शन। आपको पता होगा ये इक्वेशन देखते हैं, होफमान ब्रोम अमाइड रिएक्शन हो गया। और इसके अंदर क्या बनता है, तो CH3CH2 और NH2, ये क्या हो गया, मेथ ईथ, तो इथेन और ये अमाइड, तो इथेन अमाइड जो है यहाँ पे बन गया, इथेन सॉरी इथेन अमाइन, अमाइड नहीं है, COO वहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, वहाँ तो NH2, यहाँ पे क्या होगा इथेन और ये अमाइन है, तो दोनों को जो कंबाइन कर दोगे इथेन अमाइन, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी सेकंड वाले के अंदर जो है इथेन अमाइन बन रहा है, तो यही जो इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ से पूछ ही रहा था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इथेन अमाइन, और ये सब जो है NCERT में आप रिएक्शंस याद किए होंगे अच्छे से, तो आप जो है बहुत ही आसान रिएक्शंस मतलब आपको पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी बी के अंदर इथेन अमाइन बनता है। नेक्स्ट पूछ रहा है विच द PKB वैल्यू इज लार्जेस्ट फॉर, बोल रहा है किसका जो है PKB वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो PKB वैल्यू पूछ रहा है, PKB यानी बेसिसिटी एक्चुअली है। PKB क्या होता है, माइनस लॉग KB, और KB क्या होता है, यहाँ पे बेसिसिटी एक्चुअली है, बेसिक जो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं वही यहाँ पे माइनस लॉग ले लेते हैं। तो PKB का मतलब यानी जिसका जितना ही ज़्यादा बेसिक होगा PKB उसका उतना ही कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस लॉग हम लेते हैं तब ये PKB वैल्यू आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि PKB मैंने बेसिसिटी और PKB में जस्ट उल्टा रिलेशन हो जाता है, यानी जो जितना ही ज़्यादा बेसिक होगा उसका PKB उतना ही कम होगा, और जो जितना ही बेसिक कम होगा यानी जो बेसिसिटी होगा जिसका उसका PKB ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा कहने का मतलब जो सबसे कम बेसिक होगा उसी का PKB वैल्यू ज़्यादा आएगा, सबसे कम बेसिक। अब यहाँ पर देखो एनिलीन है, एनिलीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए NH2, और बाकी जो है अमाइन और ये जो है लीनियर वाले हैं, जितने भी लीनियर होते हैं आप देखना है, अभी इसको आपको पता होगा बेसिसिटी के अंदर जो भी बेंजीन ग्रुप से जुड़ते हैं उनका जो है बेसिसिटी जनरली कम होता है। जो लीनियर जो नॉर्मल बनते हैं जैसे CH, यहाँ पे इथाइल है, मेथ इथाइल CH3CH2 NH2 हो गया, यहाँ पे मीथ NH2 और यहाँ पे डाई मिथाइल एमाइन NH2CC, यही है। इन तीनों के अंदर देखोगे जो है डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है लोन पेयर इनको देना आसान है। तो तीनों ही जो है बेसिसिटी ज़्यादा शो करेंगे इसके, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर, तो ये जो है बेसिसिटी सबसे कम है इन तीनों से, जो एकदम कम है, तो इसका बेसिसिटी सबसे कम है। और बेसिसिटी जिसका सबसे कम होगा PKB उसका सबसे ज़्यादा होगा, जस्ट उल्टा रिलेशन होता है। तो PKB आपसे हाईएस्ट पूछ रहा था, तो कौन सा होगा, एनिलीन। आई होप कि आपको आंसर समझ में आएगा कि सबसे कम बेसिक होने की वजह से। बेसिक कम क्यों है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व है रेजोनेंस के अंदर, लेकिन इनके जो है लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। दूसरा है कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो है और भी जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो ये जो और भी जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो बेसिसिटी इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम, तो PKB वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो एनिलीन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33।
अब देखो ये भी जो बहुत ही, मैं जो है अब ज़्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको ये पूछ रहा है कि Cu2Cl2 HCl जो होता है वो जो है जो बनेगा, ये एक्चुअली नेमिंग रिएक्शन पूछ रहा था। आप सिंपल से रिएजेंट से देख के भी बता दोगे कि रिएजेंट देखने के बाद कौन सा है, तो आपका सैंडमियर्स रिएक्शन का ये जो है ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैंडमियर्स रिएक्शन, यानी फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, सारे एनसीईआरटी के हैं यार, एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कॉपलिंग रिएक्शन विथ बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। अब बोल रहा है कि इन सभी में से जो कौन सा जो है एजो कॉपलिंग रिएक्शन जो है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के साथ शो नहीं करता है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के साथ कौन शो करता है कौन सा नहीं शो करता है, इसमें आपको सिंपल सा एक चीज़ समझना है। तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड किसी रिएक्शन क्या करता है, NCl यही है ना, प्लस होता है माइनस हो जाएगा। तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड यही है। अब ये क्या करता है कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो अभी चारों स्ट्रक्चर देखो, बेसिकली आपसे स्ट्रक्चर पूछ रहा था। NH2 हो गया, ये क्या हो गया फिनॉल, OH हो गया, ठीक है। अब तीसरा मिथॉक्सी जो बेंजीन पढ़े थे हम, ठीक है, एनिसोल। ये तीनों देखो, और इसके अंदर देखो तीनों में क्या अंतर है, नाइट्रोबेंजीन NO2, इन तीनों में देखोगे इनके पास लोन पेयर जो है ये क्या जा रहे हैं, बेंजीन के अंदर जा रहे हैं, रिंग में जा रहे हैं। लेकिन NO2 क्या कर रहा है, बेंजीन से उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, -M ग्रुप है, -M, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बाकी सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, बेंजीन रिंग में जा रहे हैं। तो बेंजीन रिंग के अंदर जाने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इनके इस रिंग में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कम हो रहा है। तो जो डाइओजोनियम क्लोराइड है ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाना पसंद करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो है बेंजीन जाना नहीं पसंद, ये डाइओजोनियम जो क्लोराइड है वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए जो कॉपलिंग जो होता है, एजो कॉपलिंग, ये जो है यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। आई होप यहाँ पे जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का। ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है, और इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वहाँ जाना पसंद करेंगे। और यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन के अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन तो खुद से ही एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, मतलब एक तरह से मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन खुद ही पहले ही से ले रहा है, वहाँ से अपने साइड में खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले ही डेंसिटी कम कर दिया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन कम की वजह से जो है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड यहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इज। अब बोल रहा है कौन सा जो है यहाँ पे रिलीज होता है। तो अभी हम लोग जो रिएक्शन पढ़े थे उस सेम वही रिएक्शन एक्चुअली जो यहाँ पे अभी जो रिएक्शन किए थे हम लोग। अब यहाँ पे देखो CH3NH2 यही है, मिथाइल अमाइन बोल रहा था। मिथाइल अमाइन को हम किसी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से, विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है। नाइट्रस एसिड करने का मतलब HNO2। अब यहाँ पर आपको पता होगा NaNO + HCl, ठीक है, ये रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ पे जब भी रिएक्शन इस तरह का होता है ना, तब सिंपल से हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, CH3N, क्योंकि बीच में जो है डाइओजोनियम आयन बनेगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है। और जब भी हम इस तरह का रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल सा क्या करते हैं, बीच में हम पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं नॉर्मली। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये इस साइड में हम OH ऐड कर देते हैं वाटर को, और इसका साइड में H, और यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो है नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, और यहाँ से एल्कोहल। आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही आसानी से ये सब क्वेश्चन याद आपको क्लिक कर जाता होगा। तो यहाँ पे जो कौन सा गैस निकल रहा है, यही गैस है N2। तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हुआ है, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का नाइट्रोजन। तो ये रिएक्शन था। आई होप यहाँ तक तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, बोल रहा है कि डाइपेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है यहाँ पे, एक जो है अमाइनो एसिड है, 2 अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं जो जुड़ के डाइपेप्टाइड बनाएंगे। तो अमाइनो एसिड के अंदर आपको पता होगा क्या होता है, सबसे पहले तो R1COOH, एक तो एसिडिक ग्रुप होता है, एक NH कार्बोक्सिलिक एसिड और ये होता है, और R2COOH और NH2। और कैसे जुड़ते हैं ये एक इस तरह से जुड़ते हैं, मतलब एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक के नाइट्रोजन वाले जो है, इन दोनों के बीच में जो है रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ है, यहाँ पे बोल रहा है कौन कौन से जो है रिएक्शन करने के बाद जो बना रहे थे। सबसे पहले ऐसे केस के लिए आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर याद होगा तो बहुत ही आसानी से बना दोगे। तो देखो मैं सिंपल से बता देता हूँ, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन, और एक है एलेनिन, इन दोनों को जोड़ के ही जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2CH2C_O, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन OH। अब यहाँ पे देखो H हो गया, N और H हो गया, ठीक है। अब CH COOH CH3 ये जो है
ठीक है। ग्लाइसिन और एलेनिन ये दोनों जुड़ेंगे तो हमें क्या बता रहा था, यहाँ से वाटर रिलीज होता है जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो यहीं से दोनों रिलीज करके -H2O बना देंगे, और जब यहाँ से -H2O निकलेगा तो यही सेम जो है बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा आपका। अब देखोगे यहाँ पे तोड़ोगे तो यहाँ पे सेम बन जाएगा NH2CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे NHCH और CH3 और C डबल OH। देखो सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन गया। तो ये कौन सा है, एक ग्लाइसिन था, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर था और ये एलेनिन का था। तो ग्लाइसिन प्लस एलेनिन जब बनते हैं तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, और डाइपेप्टाइड से क्या होता है, डाइपेप्टाइड से वाटर रिलीज होगा और ये जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सेम स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का कौन सा हो जाएगा, ग्लाइसिन एंड एलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर है ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइम, दिस रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ। सिंपल सा भाई ये ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप को जो करता है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। और देखो ये जो है ना, ये एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है, इसको जो है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बुना एन, इट इज। अब देखो बोल रहा है कि बुना एन जो होता है उसके लिए कौन सा जो इसमें से ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है कौन सा सही है कौन सा गलत नहीं, कौन सा सही क्या है, कौन सा सही नहीं है। तो एक है सिंथेटिक रबर, तो सिंथेटिक रबर तो होता है, तो ये गलत तो नहीं है, इसके लिए नॉट ट्रू बोल रहा है कि कौन सा इसके अंदर सही नहीं है, तो ये तो सही है। तो सिंथेटिक रबर कोपोलीमर होता है, रेसिस्टेंट टू एक्शन, सॉरी एक कोपोलीमर। नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड है रेसिस्टेंट टू एक्शन ऑफ पेट्रोल ऑयल एंड सॉल्वेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो आपके जो यही है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये नहीं होता है, तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 के अंदर है मोनोमर्स ऑफ बेकेलाइट आर, बेकेलाइट के कौन कौन सा जो है आपको मोनोमर्स होते हैं, तो आपको सिंपल सा है फिनोल और फॉर्म एल्डिहाइड होता है, तो इसका जो है सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है डायरेक्ट याद होने चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इनको। नेक्स्ट है इक्वानिल इज ए, अब आपका ऑप्शन है आर्टिफिशियल स्वीटनर, एंटासिड, ट्रांसक्विलाइजर और जो है एंटीबायोटिक, तो ट्रांसक्विलाइजर होता है ये, तो थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्विलाइजर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40 तक। अब इसके बाद जो है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पैराग्राफ में जो बता रहा था कि आपको पैराग्राफ जो है पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो क्वेश्चंस आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 41, सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पे ये पढ़ लो आप, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए जो है आप सबसे पहले ये पैराग्राफ पढ़ लो, उसके बाद जो है क्वेश्चंस दिया गया है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा है, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप जो वीडियो स्लो करके पढ़ लो पहले तो। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन कहता है मिक्सचर ऑफ 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, 68% क्या है नाइट्रिक एसिड है, एंड 32% ऑफ वाटर बाई 32% वाटर बाई मास। अब ये क्या शो करेगा, तो ये जो है ये शो करता है क्या, विल शो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब मैक्सिमम एजियोट्रोप क्यों शो करता है, क्यों कि देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर देखोगे क्या है, एजियोट्रोप जो होते हैं ना, यहाँ पे एजियोट्रोप के वैसे होते हैं कि दो या दो से अलग टाइप के जो कंपाउंड जो मिक्स करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में जो है वो एक जैसा ही उनका जो कंसंट्रेशन जो कुछ भी वेपर प्रेशर या सब कुछ होता है वो एक जैसा ही दिखता है। तो यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम मिक्स करेंगे ना नाइट्रिक एसिड और ये वाटर को, तो ये जो है निगेटिव रोल्ट लॉस से जो है निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और निगेटिव डेविएशन शो करने की वजह से जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका मैक्सिमम हो जाता है, यानी विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम हो जाता है एजियोट्रोप, क्योंकि उल्टा होता है। अब यहाँ पे अभी जब स्टेटमेंट पढ़ोगे यहाँ पे दिया भी है कि जो निगेटिव शो करेंगे वो जस्ट उल्टा शो करते हैं, तो यहाँ पे जो है विल फॉर्म ए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, सेम वही स्टेटमेंट है, वही सेम पैराग्राफ है, पैराग्राफ सेम है, बस उसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 42। इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन फॉर्म बाय ए एंड बी शोइंग अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, बोल रहा है कि ए और बी जो है नॉन आइडियल जो है वो क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव जो है डेविएशन शो कर रहा है। ए और बी को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो रोल्स लॉ से जो है ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो है वो पी एस जो है वो ज़्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से, यानी रोल्स लॉ के हिसाब से क्या प्रेशर होना चाहिए पी ए प्लस पी बी। वो रोल्स लॉ बोलता है कि जो नॉर्मली ए का है बी का है उन दोनों को जोड़ दो, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव कहने का मतलब पी एस जो है वो ग्रेटर हो रहा है इन दोनों से, रोल्स लॉ से जो है ग्रेटर हो रहा है, तो पी जो है सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे दिया भी है द पेपर पर्सन सर्जरी इज हाइदर और ग्रेटर इफ हायर, बोल रहा है कि इफ इट इज हायर देन द सोल्यूशन इज विच पॉजिटिव, बोल रहा है कि यदि हायर होता है तो पॉजिटिव शो करता है, यानी पॉजिटिव कहने का मतलब हायर, तो पॉजिटिव ये दोनों क्या बोल रहा था, पॉजिटिव शो कर रहा है ए बी, तो ए बी पॉजिटिव का मतलब हायर शो कर रहा है, तो सोल्यूशन जो है क्या है, हायर है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो 43 भी सेम है, आपको 5 क्वेश्चन सेम पैराग्राफ से आंसर देना है।
अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सोल्यूशन एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स मिक्स इक्वल टू जीरो मिक्सचर एंड डेल्टा मिक्सचर वॉल्यूम इक्वल टू जीरो रिस्पेक्टिवली विल बी। अब यहाँ पर साफ साफ देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 0 0 दिया हुआ है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 0। अब देखोगे CEVT के अंदर जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है सबसे सिंपल है। इवन बायोलॉजी का भी मैं कराऊंगा आगे, बायोलॉजी का देखोगे, एग्रीकल्चर हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, सभी के अंदर जो पैराग्राफ वाला है ना वो डायरेक्टली आपको आंसर जो है पैराग्राफ से ही मिल जाएगा, बहुत सारे आंसर। तो पैराग्राफ जो है कभी भी आप छोड़ना मत, खास करके जब CEVT का एग्जाम दोगे। आपको इतना बड़ा पैराग्राफ देके जो है आपको ये घबराना नहीं है कि जो है आपको पैराग्राफ वाला है बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स। बोल रहा है कि मिक्सचर जो है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का ये क्या फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है तो ये जो है निगेटिव शो करेंगे आप, क्यों? देखो क्लोरोफॉर्म होता है HCl3 और ये हो जाएगा एसीटोन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखोगे जनरली हम क्या देखे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है FON से जो जुड़े होते हैं, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वही बनाते हैं। लेकिन इस केस में भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ से जो है बन जाता है यहाँ पे CCl जो होता है बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से और 3 होने की वजह से जो हाइड्रोजन यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना एसीटोन का CH3 और CH3 इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना लगता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो है एक अट्रैक्शन बन जाता है, और अट्रैक्शन बनने की जगह बॉइलिंग पॉइंट इनका जो है हाई हो जाता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह से प्रेशर जो क्या हो जाता है वो कम हो जाता है, प्रेशर जो हवा के अंदर प्रेशर जो कम हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये क्या शो कर रहे हैं, जनरली जो है रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए था, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये रॉल्ट लॉ के जो है उल्टा शो करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स आपको पता होगा अगर ज़्यादा होता है तो रॉल्ट्स लॉ से वो निगेटिव शो करते हैं डेविएशन, तो ये जो है एक्चुअली निगेटिव डेविएशन शो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके अंदर बढ़ जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ने की वजह से वेपर प्रेशर जो है इनका कम हो जाएगा इन दोनों का, क्योंकि ये ज़्यादा वेपर के अंदर कम रहेंगे और लिक्विड फॉर्म में जो है मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए वो ज़्यादा रहेंगे। तो इस वजह से जो ये कौन सा चीज़ शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो करने लगेगा। तो सेकंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 सेम फिर से क्वेश्चन है एंड बोल रहा है कि एजियोट्रॉप्स के बारे में बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो सिंपली आप देखोगे द सॉल्यूशन डेट शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये तो आपको जो पूछ रहा है सही पूछ रहा था, ये तो गलत है। नेक्स्ट द सॉल्यूशन डेट शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड लॉ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि द एजियोट्रॉप द सॉल्यूशन डेट शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम इलेक्ट्रोलर फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये सही है क्योंकि जस्ट उल्टा करता है, ठीक है। जिसका जितना ही लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगा उल्टा ही उतना बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो उनका कम होता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। याद रखना कि एजियोट्रॉप और रॉयल्स लॉ में जस्ट उल्टा जो रिलेशन होता है, तो यही जो है थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, ये जो है पैराग्राफ दूसरा है। तो पैराग्राफ जो है वीडियो स्लो करके आप अच्छे से पहले पढ़ लो, उसके बाद जो है क्वेश्चन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। बोल रहे हैं इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो है किसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। अब देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट कौन सा करेगा, जो ज़्यादा EN वाला होगा, जिसके पास जो है ज़्यादा EN इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप होगा वही तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शो करेगा। तो सिंपल इसमें जो है कोई करना ही नहीं है। फ्लोरीन का आपको पता होगा सबसे ज़्यादा होता है, तो फ्लोरीन जो है यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, फिर से सेम पैराग्राफ है, यानी टोटल 2 ही पैराग्राफ रहते हैं और उससे 5-5 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन होते हैं। तो सेम वही फिर पैराग्राफ आपको पढ़ना है, फिर बताना है कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक वाला वही हो गया फिर से ऑर्गेनिक के तरह से। तो ये हो गया बेंजीन रिंग C6H5COOH। यहाँ से मान लो हाइड्रोजन हटा दिए O-, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गया C डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ पे देखोगे क्या आ गया, बेंजीन रिंग तो है CH2 जुड़ गया COO-, ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। और थर्ड वाला में क्या है CH3 CH2 COO-, और यहाँ पे देखो COO-। अब यही हो गया, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा है आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक। सॉरी यहाँ पे जो है CH3 है 3COO-। अब देखो सबसे पहले देखो COO- है। आपको पता होगा एसिडिक के लिए मैं बताया था कि -M जो स्टेबल करता है या फिर -I करता है, और +I और +M वाले जो अनस्टेबल करते हैं, ठीक है, +M और +I। तो इसके अंदर देखोगे ये +M शो कर रहा है, तो ये तो इसको अनस्टेबल कर रहा है, तो ये तो एकदम मोस्ट एसिडिक पूछ रहा था, तो ये तो मोस्ट एसिडिक हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो अनस्टेबल कर रहा है। इसके अंदर भी देखोगे ना यहाँ पे भी तो CH3 था, ये भी क्या कर रहा है +I शो कर रहा है, +I ये भी अनस्टेबल कर रहा है, यानी थर्ड वाला भी जो +I की वजह से जो है इसको अनस्टेबल कर रहा है। अब इन दोनों के अंदर देखोगे, इन दोनों के अंदर क्या है -I जो हो रहा है। देखो पहला के अंदर जो है ये पहला CH3, ये बेंजीन रिंग एक्चुअली क्या करता है -I शो करता है,
तो ये माइनस आई शो कर रहा था पहला में। दूसरा में भी जो है ये भी यार गलत है, यहाँ पे जो है बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन मान लो, यहाँ पे बीजेड लिख देता हूँ बेंजीन। तो ये दोनों ही क्या है, सॉरी यहाँ पे जो है बेंजीन रिंग। चाहे फिर से बना देते हैं, देखो पहला और दूसरा के अंदर क्या है, डायरेक्ट इस तरह से था COO माइनस, और दूसरा के अंदर क्या है, एक कार्बन बीच में आ गया, फिर इस तरह से है। अब इन दोनों को देखो, दोनों ही माइनस आई शो कर रहे हैं, लेकिन माइनस आई यहाँ पे ये एकदम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है माइनस आई, तो माइनस आई तो स्टेबल कर रहा है, इन दोनों ही स्टेबल कर रहे हैं, ये भी माइनस आई शो कर रहा है बेंजीन की वजह से, लेकिन ये दूर में है, बेंजीन थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, तो कम स्टेबल कर पाएगा, क्योंकि इफेक्ट जो है माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो दूरी पे भी डिपेंड कर जाता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल कर रहा है माइनस आई के टर्म में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो फर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 के अंदर भी देखो सेम वही पैराग्राफ है। अब क्वेश्चन उससे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, बोल रहा है कि इन सभी में से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो बाकी सबके अंदर देखोगे, सबके अंदर फिर से वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के EN की वजह से ही बता पाओगे इसको। देखो COOH है, सबके अंदर COH ग्रुप दिया हुआ है, तो वही हाइड्रोजन हटा के सबके अंदर जो है वही ग्रुप आप लगा दोगे। अब इनके अंदर देखो ग्रुप देखोगे आप, ग्रुप के अंदर क्या है, एक के अंदर जो है क्लोरीन है और एक के अंदर जो है केवल बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन और क्लोरीन में जो है क्लोरीन ज़्यादा EN होता है, तो क्लोरीन जो है ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा इससे। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन है और यहाँ भी बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन वाले तो सबसे पहले जो है कम हो जाएंगे, ये दोनों तो सबसे नीचे आ जाएंगे, और बाकी बचा ये है फ्लोरीन और क्लोरीन में। तो आपको पता होगा फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा EN किसका होता है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा जो इसको ज़्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं कि जब सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वही जो इसको स्टेबल कर पाएगा। तो माइनस आई जो है यहाँ पे स्टेबल करता है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक यही हो जाएगा, इसको जो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा O माइनस ग्रुप हो, यानी COO ऐसे माइनस रहेगा ना, C और F, तो F जो है माइनस आई के वजह से जो है इसको ज़्यादा स्टेबल करेगा, इस चार्ज को कर पाएगा, तो जो है ये जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर है आउट ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड विच वन इज लीएस्ट एसिडिक। अब इसमें जस्ट उल्टा पूछ दिया, लीएस्ट एसिडिक कहने का मतलब जो है सबसे कम जो एसिडिक है। सबसे कम एसिडिक का मतलब क्या है, अब सिंपल सा वही है कि सबसे कम एसिडिक का मतलब जो यहाँ पे हम माइनस बनाएंगे ना, माइनस चार्ज, वो सबसे कम स्टेबल होना चाहिए। कम स्टेबल कौन कर पाएगा, ये फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा EN इसका होता है, और हमको पता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ही ग्रुप के अंदर जैसे नीचे जाएंगे तो EN क्या होता है, घटता है, तो नीचे जाएंगे तो EN घटेगा, और EN घटेगा तो जो सबसे कम EN कौन है, I है, तो I सबसे कम स्टेबल इसको करेगा। सबसे कम स्टेबल का मतलब सबसे कम एसिडिक यही होगा, तो फोर्थ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर फिर से वही क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। PKA पूछ रहा है, PKA पूछ दिया मतलब सिंपल सा उल्टा मतलब करना है, जो सबसे ज़्यादा कम एसिडिक है वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा उसका PKA होगा, क्योंकि वही सेम चीज़ हो जाएगा जिसे हम PKB के अंदर पढ़े थे। PKA के क्या होता है, माइनस लॉग KA, यानी सबसे ज़्यादा जिसका एसिडिक होगा उसका सबसे कम PKA होगा। यहाँ पे पूछ रहा है हाईएस्ट PKA ज़्यादा मतलब KA कम, KA सबसे कम जिसका होगा उसका PKA सबसे ज़्यादा होगा, और KA कम का मतलब सबसे कम एसिडिक, जो सबसे कम एसिडिक वही आपसे पूछ रहा है, क्योंकि सबसे कम एसिडिक मतलब सबसे ज़्यादा PKA, तो PKA सबसे ज़्यादा आपको बताना है, मतलब सबसे कम एसिडिक बताना है। तो सभी ग्रुप के अंदर देखो COOH ग्रुप है, केवल यहाँ पे जो है ये चेंज हो रहे हैं, NO2 और एक ग्रुप जो है साइड वाले ग्रुप जो है वो चेंज हो रहे हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो है सबसे कम स्टेबल है। तो देखो इसके अंदर देखो माइनस M ग्रुप है, इसके अंदर भी माइनस M ग्रुप है, इसके अंदर मान लो कोई ग्रुप नहीं है, तो माइनस M वाले सबसे पहले तो स्टेबल करेंगे, यानी ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे। अब इन दोनों के अंदर हम देखते हैं, अब इन दोनों के अंदर देखो ये प्लस वाला हो गया, और प्लस वाला कभी भी क्या करता है, प्लस I और प्लस M क्या करते हैं, अनस्टेबल करते हैं, जो कंजुगेट बीच में बनेगा, जैसे ये बनेगा यहाँ पे COO माइनस, और यहाँ पे जो है O, यह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो उल्टे इसको इसके इलेक्ट्रॉन को जो है इसको स्टेबल करना है। इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेता उल्टे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पहले से ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनस्टेबल कर रहा है। अनस्टेबल करने का मतलब एसिडिक सबसे कम यही हो जाएगा। इसके अंदर तो मान लो कोई देने वाला नहीं है, अनस्टेबल तो है, लेकिन इससे जो है ये कम अनस्टेबल है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल की वजह से सबसे कम एसिडिक, और इससे जो है इसका PKA सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 का जो है फर्स्ट, तो ये जो थे टोटल 50 क्वेश्चन से। आई होप कि आपको जो केमिस्ट्री के जितने भी जो 50 क्वेश्चन थे वो समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही जो है आप जो है नेक्स्ट जो है हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो है जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो है हम कराएं।